मरने से पहले मैं सबकी हथेली पर रखा हुआ सबसे प्यारा इंसान था। मरने के बाद मैं वही व्हाइट मूनलाइट बन गया जिसे याद करके वो लोग सालों तक पछताते रहे। इसलिए जब मेरे जानी दुश्मन ने ऐसी 999 चीजें इकट्ठी कर ली जिनमें मेरी झलक थी, तभी मैं अचानक उसके सीईओ ऑफिस का दरवाजा लात मारकर अंदर घुस गया। लियू रुयान, तुम्हारे छोटे दादाजी तुमसे मिलने आए हैं। उसके बगल में खड़ा मेल सेक्रेटरी हल्का सा हंस पड़ा। सर, आप आखिर हैं कौन? क्या आप उनका पीछा करते करते कंपनी तक आ गए? वो औरत झुंझलाकर दूसरी तरफ मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ देखा, वो वहीं की वहीं जम गई। मैं वही मंगेतर था जिसे कभी उसने खुद गिड़गिड़ाकर मांगा था। अगले ही पल उसने मेरा गला कसकर पकड़ लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम कौन हो? तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका चेहरा क्यों बना लिया? सिर्फ मेरे करीब आने के लिए? क्या किसी ने तुम्हें इसके अंजाम के बारे में नहीं बताया? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश भी गायब कर दूंगी। एक चुन लो। मैंने बिना सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा गला क्यों दबा रही हो? वो थप्पड़ बिल्कुल भी हल्का नहीं था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत लाल हो गया। उसकी आंखों की धुंध थोड़ी कम हुई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उस पर हाथ उठा दूंगा। उसकी लाल आंखें लगातार मुझे घूर रही थी। उस नजर से मैं खुद डर गया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तुम करना क्या चाहती हो? लियू रुयान ने होंठ भींच लिए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें इतनी गहरी और बुझी हुई थीं कि समझना मुश्किल था वो सोच क्या रही। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सगाई तोड़ने की बात पर मैं पहले ही मान चुका हूँ। तुम्हारी वजह चाहे जो भी रही हो, इस बात के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं बचता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तुम भी मुझे परेशान मत करना। थोड़ा सोचकर मैंने एक और बात जोड़ दी। वैसे भी ये शादी दोनों परिवारों के बड़ों ने तय की थी। मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले वांगजी रेस्टोरेंट में भी हम सारी बातें साफ कर चुके हैं। घर जाकर मैं अपने परिवार को भी बता दूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। लियू रुयन की बेजान सी आंखों में आखिर थोड़ा सा फोकस लौटा। उसने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। कौन सा रेस्टोरेंट? कौन सा रेस्टोरेंट? मैं फिर से उसकी हरकत से डर गया। मुझे सच में लगा कि लियू रुयान कुछ अजीब हो गई है। चेहरा तो वही था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल बूढ़ी हो गई हो। तुमने ज्यादा पी रखी है, पहले होश में आओ। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, स्कूल के गेट के बाहर वाला वांगजी रेस्टोरेंट। लियू रुयान, आखिर तुम चाहती क्या हो? लियू रुयान पागलों की तरह मुझे घूरती रही। उसकी आंखों के किनारे इतने लाल थे जैसे उनमें से खून टपकने वाला हो। उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज आई। अगले ही पल दरवाजा खुला। एक सूट पहने नौजवान हाथ में शहद वाला पानी लेकर अंदर आया। रुयान, थोड़ा हनी वाटर पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने अनजाने में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें और उसका ऑरा मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगा। उन दोनों की इतनी करीब वाली बातें सुनकर मेरे मन में एक अंदाजा आया। क्या लियू रुयान ने मुझसे सगाई इसीलिए तोड़ी क्योंकि उसे कोई नया इंसान मिल गया था? अगर ये एक नॉर्मल लव रिलेशनशिप होती तो शायद मुझे गुस्सा आता, लेकिन हमारी सगाई सिर्फ दोनों परिवारों की बिजनेस मैरिज थी। ऊपर से लोग हमें बचपन के दोस्त कहते थे, जबकि सच ये था कि हम कभी इतने करीब थे ही नहीं। इसलिए मुझे बस थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने लियू रुयान की तरफ एक नजर डाली। मैं चलता हूँ, इतना कहकर मैंने उस लड़के की तरफ सिर हिलाया और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। पीछे लियू रुयान लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसके हाथ की नसें साफ उभर आई थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था। अचानक उसे होश आया। उसने शहद वाला पानी जमीन पर फेंक दिया, अपने नशे को दबाया और घबराकर मेरे पीछे भागी। लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी उसकी आंखों का भ्रम था। दूसरी तरफ मैं टैक्सी पकड़कर घर लौट आया। अब सुबह होने वाली थी, लेकिन पूरे विला की सारी लाइटें अभी भी जल रही। मुझे अचानक थोड़ी टेंशन होने लगी। कहीं मेरी बड़ी बहनें अभी तक मेरा इंतजार करके मुझे डांटने के लिए तो नहीं बैठी हैं। माँ बाप के गुजरने के बाद मेरी बहनें मुझे अपनी आंखों के तारे की तरह रखती थी। अगर मैं रात के 12 बजे के बाद घर नहीं लौटता तो उनके लिए मानो आसमान टूट पड़ता था। मैं रास्ते भर सोच रहा था कि घर पहुंचकर क्या बहाना बनाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी निकालकर दरवाजा खोलना चाहा, मुझे पता चला कि घर का लॉक बदल चुका था। अब वहां एक हाईटेक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। ये तो हद हो गई। घर का लॉक बदल दिया और मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने थोड़ा गुस्से में डोरबेल दबाई, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। बस हल्का हल्का तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था। कमाल है। मैंने पासवर्ड पैनल खोला और अपना जन्मदिन डाल दी। बीप, दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही मैंने लिविंग रूम का नजारा देखा, मैं पूरी तरह हैरान रह गया। अंदर लड़के लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप बैठा शराब पी रहा था। मेरी दूसरी बहन सोफा पर आराम से टेक लगाकर बैठी थी और बोली, लियू रुयान उस नई हिस्टोरिकल ड्रामा में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना? थोड़ी देर में मैं भी उसी तरह की स्क्रिप्ट रिलीज करूंगी, फिर देखती हूँ कौन उसकी फिल्म टीम में जाने की हिम्मत करता है। पास बैठा एक आदमी हंसते हुए बोला, डायरेक्टर चेन, आखिर आपकी और प्रेसिडेंट लियो की इतनी दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी? बहुत बड़ी दुश्मनी है। चेन जिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, या तो वो रहेगी या फिर मैंने मन ही मन सोचा, दूसरी दीदी तो सच में पागल हो गई है। अगर बड़ी दीदी को पता चल गया कि वो यहाँ ऐसी पार्टी कर रही है तो वो चाहे कुछ भी हो जाए उनकी टांग तोड़ देंगी। दीदी, दूसरी दीदी,
मैं भीड़ को चीरकर अंदर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन घर इतना बड़ा था कि चेन जिंग को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं घर वापस आ चुका हूँ। आखिर मेरी सारी पेशेंस खत्म हो गई। मैंने जमीन पर पड़ी चप्पल उठाई और सीधा उसकी तरफ फेंक मारी। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। चेन जिंग ने अपनी गोद में गिरी चप्पल को देखा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी ठंडी शक्ल की तरफ देखा। वहां बैठे सभी लोग सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सबकी नजरें अनजाने में मेरी तरफ चली गईं। ये लड़का कौन है? क्या इंडस्ट्री में नया आया है? चेहरा तो इतना जबरदस्त है और अभी कमाल की है, लेकिन इतनी हिम्मत, सीधे चप्पल फेंक दी। ऊपर से चेन जिंग को दीदी भी बुला रहा है। सब जानते थे कि ये चेन जिंग की सबसे बड़ी टैबू थी। पहले भी एक मशहूर मेल आइडल ने सिर्फ उससे रिश्ता बनाने के लिए उसे दीदी कहा था और उसी वजह से उसका करियर उसी वक्त बैन होकर फ्रीज कर दिया गया था। सबको लगा कि चेन जिंग अब गुस्से से फट पड़ेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो बस मुझे घूरती रह जाएगी। उसकी आंखों से दो धार आंसुओं की बह निकली। शाओफान, मुझे चेन जिंग की ये अजीब हालत समझ नहीं आई। मुझे लगा वो ज्यादा शराब पीकर पागल हो गई। मैं गुस्से में उसके पास गया। चेन जिंग, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें साफ पता है कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, फिर भी इतनी शराब पी रही हो। जान की कोई कीमत नहीं रही क्या? बड़ी दीदी फॉरेन बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, तो तुमने पूरी आजादी ले ली। मैंने आसपास बैठे लोगों के हैरान चेहरे की बिल्कुल परवाह नहीं, सीधे उसके हाथ से वाइन ग्लास छीना और जाकर डस्टबिन में फेंक। मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाता हूँ। तुम अपने इन दोस्तों को घर भेज दो। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेन जिंग ने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। शाओफान, तुम सच में मेरी जान हो। तुम वापस आ गए। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। उन्होंने सच में मेरा छोटा भाई मुझे वापस लौटा दिया। वहां बैठे ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थे, कई तो टॉप स्टार्स भी थे। उनकी चेन जिंग से सालों पुरानी दोस्ती थी। उनके सामने चेन जिंग हमेशा खुलकर रहने वाली बड़ी बहन जैसी मजबूत इंसान रही थी। उन्होंने उसे कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। इसने इस लड़के को अपना छोटा भाई कहा। क्या ये वही छोटा भाई है जो 10 साल पहले मर गया था? चेन जिंग को इस तरह फूट फूट कर रोते देख वहां बैठे सब लोगों की रूह कांप गई। मैं थोड़ा झेंपते हुए दूसरी दीदी को गले लगाए रहा। मेरी शर्ट का कॉलर उसके आंसू और नाक के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं तो सिर्फ सगाई तोड़ने बाहर गया था। दूसरी दीदी ऐसे क्यों रो रही हैं, जैसे मैं सच में मर गया हूँ? उसे इतनी बुरी तरह रोता देखकर मेरा गुस्सा भी गायब हो गया। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। बस बस, अब मत रो। आगे से अगर मुझे देर होगी तो मैं तुम्हें फोन करके लेने बुला लिया करूंगा। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। फिर मैंने नीचे देखा और मुझे फिर कुछ अजीब लगा। सुबह जब मैं घर से निकला था तब दूसरी दीदी के छोटे लाल बाल थे, लेकिन अब उसके लंबे बाल थे, यहाँ तक कि उनमें सफेद बाल भी आ चुके थे। दूसरी दीदी, सिर्फ एक दिन में तुम्हारे बालों का ये क्या हाल हो गया? मैंने उसके बिखरे बालों को हाथ से छू। ये नकली हेयर एक्सटेंशन भी नहीं लग रहे थे। उसी पल चेन जिंग को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। 10 साल पहले शाओफान की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान वही उसका सबसे प्यारा छोटा भाई था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर पहनी हुई शर्ट भी वही थी जो उसने 10 साल पहले एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। उसकी कलाई पर अब भी शाओफान नाम कड़ाई से लिखा हुआ था। वो कभी गलती नहीं कर सकती थी। अचानक उसका पूरा दिमाग साफ हो गया। उसने मेरी हैरान शक्ल देखी। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। उसने लिविंग रूम में बैठे सारे दोस्तों को बाहर जाने के लिए कह दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बहुत देर बाद उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया। शाओफान, 10 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं, बड़ी दीदी, तीसरी दीदी, चौथी दीदी, हम सब ने सर्च टीम बनाकर पूरे 6 महीने तक तुम्हें ढूंढा। हमें तुम्हारी कार तो मिल गई थी, लेकिन इन 10 सालों में तुम कहाँ थे? तुम घर वापस क्यों नहीं आए? इतना कहते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई। काश मैं तुम्हारी जगह मर जाती। बेवफा, क्या तुम्हें पता भी है कि इन 10 सालों में तुम्हारी दूसरी दीदी ने कैसे दिन काटे हैं? 10 साल, पूरे 10 साल। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। तभी मुझे याद आया कि मेरा भी कभी एक्सीडेंट हुआ था। तो अब मैं आखिर हूं क्या? मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा हो जाना। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी को भी कोई जवाब नहीं। चेन जिंग ने अचानक सिर खुजलाया, फिर मुझे जोर से गले लगा लिया और एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, बस हमारा शाओफान वापस आ गया। बाकी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। साला, सब उस हरामजादी लियू रुयान की वजह से हुआ। अगर उसकी वजह नहीं होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे होता? मैं उस कमीनी को कुचल दूंगी ताकि तुम्हारा बदला ले सकूं। लेकिन बड़ी दीदी ने कहा कि उस चेन यू को परेशान मत करना। पहले तो उन्होंने उसके लिए बहुत महंगी नेकलेस तक ऑक्शन में खरीदकर गिफ्ट की थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। बस चेहरे पर मरने वाली उसी वक्त एक्सीडेंट से पहले रेडियो पर सुनी हुई खबर अचानक मेरे दिमाग में घूम गई। मेरे मन में एक ऐसा अंदाजा आया जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। 10 साल बाद क्या मेरी सारी बहनें सच में दुनिया की सबसे बड़ी विलेन बन चुकी हैं? मैंने कसकर चेन जिंग की कलाई पकड़ ली। दीदी, इन पिछले सालों में क्या क्या हुआ, सब मुझे बताओ। चेन जिंग तुरंत पूरी तरह होश में आ गई। फिर उसने लगातार मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पूरी रात उसकी बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी मौत के बाद चारों दीदियों ने यह मान लिया था कि लियू
रुयन ने मुझसे सगाई तोड़ दी थी। उन्हें लगा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए ध्यान भटक गया और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से उन्होंने पागलों की तरह लियू फैमिली को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसी समय लियू परिवार के फंड्स में भी प्रॉब्लम आ गई थी। बड़ी दीदी के बिजली जैसी तेज तरीकों की वजह से कुछ ही समय में पूरा लियू ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन लियू रुयन भी कोई मामूली इंसान नहीं थी। सिर्फ 2 साल में उसने फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। उसके बाद मेरी चारों दीदियां उससे हर बात में टक्कर लेने लगी। दोनों तरफ की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात जान लेने और जान देने तक पहुंच गई। अगर यही चलता रहा तो शायद रेडियो पर जो खबरें बताई जा रही थीं वो सच में हकीकत बन जाएंगी। इन सालों में लियू रुयन ने कई बिजनेस मैरिज के रिश्ते ठुकरा दिए थे। उसके आसपास सिर्फ एक ही ऑपोजिट जेंडर हमेशा रहता था, वही जूनियर, जो उसके सबसे बुरे वक्त में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। यही वो इंसान था जिसके बारे में दूसरी दीदी ने बताया था, चेन यू, जिसका चेहरा थोड़ा बहुत मुझसे मिलता था। ये सब सोचते ही मुझे नोवेल की कहानी याद आ गई। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। लियू रुयन ने मुझसे सगाई इसलिए तोड़ी होगी क्योंकि उसे वही जूनियर पसंद था। वो दोनों इस कहानी के मेल लीड और फीमेल लीड थे, और मैं साथ ही मेरी बहन सिर्फ कैनन फोडर यानी कुर्बानी देने वाले साइड कैरेक्टर्स थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो पूरी गलती उसकी भी नहीं थी। वैसे भी दोनों के बीच कोई प्यार नहीं। अगर उसने सगाई तोड़ दी तो उसमें गलत क्या था? लेकिन मेरी दीदियों ने गलत फहमी में उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दी। बाद में अगर उसने बदला लिया तो वो भी गलत नहीं था। अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी दीदियों को पिछली जिंदगी जैसा दुखद अंजाम नहीं मिलने दूं। दूसरी दीदी, मेरे एक्सीडेंट का लियू रुयन से कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त मेरी ही लापरवाही थी, और वैसे भी मैं उसे पसंद ही नहीं करता था। अगर वो सगाई तोड़ना चाहती थी तो तोड़ देती। आखिर दोनों परिवार इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। पुरानी बातों को अब यहीं खत्म कर देते हैं। मेरी बात सुनकर चेंजिंग पूरी तरह हैरान रह गई। तुम उसे पसंद नहीं करते थे? मुझे तो लगा था कि हाई स्कूल में तुम हर रोज उसके घर इसलिए जाते थे। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो वहां वूजिंग से पढ़ाई सीखने जाता था। उस वक्त वो अचानक नीचे की रैंक से टॉप रैंक पर पहुंच गया था। उसकी पहली एग्जाम में ही मुझसे 5 नंबर ज्यादा आए थे, तो मैं उससे पढ़ने नहीं जाता क्या? ये सुनकर चेंजिंग कभी रोने लगी, कभी हंसने लगी। तो सच में तुम उसे पसंद नहीं करते थे? और वैसे भी अब वो 30 साल की आंटी बन चुकी है, उसे भला कौन शादी करेगा? ये सुनते ही खुद 30 साल की हो चुकी चेंजिंग को थोड़ा धक्का लगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका छोटा भाई अभी सिर्फ 19 साल का है, तो उसकी बात भी गलत नहीं थी। सही कहा, हमारे शाओफान को जैसी लड़की चाहिए वैसी मिल जाएगी। उसे लियू रुयन की क्या जरूरत? नहीं, मुझे अभी बड़ी दीदी और बाकी बहनों को तुरंत वापस बुलाना होगा। एक फैमिली गैदरिंग करेंगे, सबको बताएंगे कि हमारे घर का छोटा यंग मास्टर वापस आ गया है। शाओफान, तुम पहले ऊपर जाकर सो जाओ। तुम्हारा कमरा हमेशा साफ कराया जाता रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बदला। अच्छे से आराम करना, कल दूसरी दीदी तुम्हें घुमाने ले जाएगी। चेंजिंग ने शाओफान को कमरे तक पहुंचा दिया। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। अब सब ठीक था। वैसे भी मैं वापस आ चुका था और वो सारी बुरी घटनाएं अभी हुई भी नहीं थी। जहां तक लियू रुयन की बात है, उसे अपनी फीमेल लीड वाली जिंदगी जीने दो। मैं अपनी आम जिंदगी जीऊंगा। नदी का पानी और कुएं का पानी दोनों एक दूसरे से अलग रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आंखें बंद की और गहरी नींद में चला गया। उधर उसी कॉलोनी के एक दूसरे विला में अब भी लाइटें जल रही थी। तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में लियू रुयन लगातार उस ट्रेन परिवार के विला की तरफ देख रही थी, जहां की लाइटें बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने पतले होंठ खोले। पता चला? बगल में खड़े असिस्टेंट ने घबराकर जवाब दिया, चेयरवुमन, हमने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए हैं। वो आदमी जैसे अचानक आपके कमरे में प्रकट हो गया था। कॉरिडोर के किसी भी कैमरा में उसके आने जाने की कोई फुटेज नहीं है। हमारे लोग उसका पीछा करते हुए ट्रेन परिवार के घर तक गए थे, लेकिन अभी तक वो बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। सुना है कि ट्रेन परिवार की दूसरी मिस ने उसे देखते ही जोर जोर से रोते हुए अपना छोटा भाई कहा। लियू रुयन अपनी उंगलियों को धीरे धीरे रगड़ती रही। उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपने होंठ इतने जोर से काट लिए थे कि उनमें से खून निकल आया था। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बाहर जाओ। असिस्टेंट ने सिर झुकाया और स्टडी रूम से बाहर चला गया। लियू रुयन ने धीरे से ड्रॉर खोला। उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी क्लास फोटो निकाली, जिसके कोने मुड़ चुके थे। उस फोटो में पहली रो में बैठा एक लड़का चमकती मुस्कान के साथ कैमरा की तरफ देखकर हाथ से वी साइन बना रहा था। बाकी सभी लोगों के चेहरे उसने जानबूझकर धुंधले कर दिए थे। इतनी बड़ी फोटो में साफ दिखाई देने वाले सिर्फ वही दोनों थे। पूरे 20 सालों में उनकी साथ की यही इकलौती फोटो थी। लियू रुयन ने आंखें बंद की, फोटो को वापस उसकी जगह रख दिया और धीरे धीरे खुद से बुदबुदाई, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? अगली सुबह मुझे चेंजिंग ने बहुत सुबह ही जगा दिया। दूसरी दीदी मेरे सामने बिल्कुल एक छोटे पपी की तरह खड़ी थी। शाओफान, उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। इतना कहते हुए वो मेरे पास आई और मेरे गाल दबाने लगी। उसे सच में डर था कि कहीं पिछली रात सिर्फ एक सपना तो नहीं था। मैंने जम्हाई ली, बिस्तर से उठा और नीचे चला गया। जैसे ही नीचे पहुंचा, मैंने देखा कि नौकरानी अभी अभी आया हुआ मिल्क बॉक्स अंदर ला रही थी। उसके हाथ में हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग का एक एडवर्टाइजमेंट फ्लायर भी था। अचानक मुझे कुछ याद आया। दूसरी दीदी, मेरा बाईलोंग कहाँ है? चेंजिंग एक पल के लिए चौंक गई। हैं?
तुम उस छोटे घोड़े की बात कर रहे हो, शायद अभी भी रेस कोर्स में ही रखा गया होगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा ही होना चाहिए, वो तो मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। तो थोड़ी देर में हम रेस कोर्स चलकर बाईलोंग को देखते हैं। चेन जिंग ने घबराकर अपनी नाक छुई और जल्दी जल्दी मुझे मनाने लगी। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम चारों बहनों की तो जैसे जान ही निकल गई थी। ऐसे में उस छोटे घोड़े की देखभाल करने का किसे होश रहता। पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो मेरे छोटे महाराज। उसने बड़ी खुशामद से मेरे हाथ में दूध का गिलास थमा दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ बाईलोंग बिल्कुल ठीक होगा। अगर उसे कुछ भी हुआ होगा तो दूसरी दीदी अपना सिर तुम्हारे सामने रख देगी। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम दोनों चेन जिंग की बेहद चमकदार स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकल पड़े। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेस कोर्स पहुंचते ही गेट के बाहर एक खास नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार खड़ी मिलेगी। कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक औरत उतरी जिसके लंबे पैर बेहद आकर्षक थे। उसने व्हाइट सूट पहन रखा था जो उसकी लंबी और पतली बॉडी को पूरी तरह उभार रहा था। उसकी बीच वाली उंगली में पहनी डायमंड रिंग की ठंडी चमक जैसे उसकी आंखों तक उतर गई थी। वो बस चुपचाप वहां खड़ी थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक ऐसा दबदबा और खूबसूरती निकल रही थी कि कोई भी उसकी तरफ खिंच जाए। चेन जिंग का चेहरा बदल गया। लियू रुयान यहाँ हॉर्स राइडिंग करने क्यों आई है? और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? इतना ओवर ड्रेस होने की क्या जरूरत थी? पागल हो गई है क्या? मैंने भी उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मन ही मन ताना मारे बिना नहीं रह सका। सच में पढ़े लिखे नाम का धंधेबाज। पहले व्हाइट शर्ट पहनती थी तो कितनी अच्छी लगती थी, ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ी ठंडी और दूर दूर लगती थी। अब तो सिर से पैर तक ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर पर चालाक बिजनेस वुमन लिखा हो। मैंने ध्यान से याद किया। हाई स्कूल के दिनों में मुझे इसी तरह के लोग बहुत पसंद थे। मैं तो अपने डेस्क पार्टनर के साथ इस टॉपिक पर बड़े उत्साह से बातें भी करता था। उस वक्त लियू रुयान हमारे पास बैठी रहती थी। वो हमेशा ठंडा चेहरा बनाए सुनती रहती और सुनने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी नफरत भी दिखती थी। अब देखो खुद उसी का रूप वैसा बन गया। अच्छी बात यह थी कि लियू रुयान ने शायद हमें देखा ही नहीं। ये लड़की बचपन से ही ऐसी अकड़ू थी। अब इतनी उम्र हो गई फिर भी बिल्कुल नहीं बदली। चेन जिंग ने जीभ चटकाई। मैंने भी उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही लियू रुयान अंदर गई मैं चेन जिंग को लेकर रेस कोर्स के अंदर चला गया। लेकिन स्टाफ से पूछने के बाद जो खबर मिली उसे सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि बहुत समय से कोई बाईलोंग को लेने नहीं आया था। इसलिए उस घोड़े पर फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया गया था। मेरे बगल में खड़ी चेन जिंग का चेहरा और भी अजीब हो गया। शाओ फान, कोई बात नहीं, दूसरी दीदी वो घोड़ा तुम्हारे लिए वापस खरीद लेगी। मैंने तुरंत स्टाफ की तरफ देखा। जिसने उसे खरीदा है उसका कांटेक्ट दे दीजिए। स्टाफ ने अपनी रजिस्टर पलटी। जिस बायर ने उसे खरीदा है वो आज ही यहाँ आया है। ज्यादा देर नहीं हुई। इस वक्त वो रेस कोर्स नंबर 3 में है। आप सीधे वहीं चले जाइए। बाईलोंग भी वहीं है। मैंने जल्दी से उसे धन्यवाद कहा और दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं रेस कोर्स नंबर 3 पहुंचा मैंने देखा कि वहां लियू रुयान खड़ी थी। उसके साथ वही लड़का भी था जिसका चेहरा मुझसे थोड़ा मिलता था। वो लड़का इस वक्त बाईलोंग को देखकर हैरानी से बोला, रुयान ये घोड़ा कितना खूबसूरत है, क्या मैं इस पर राइड करके देख सकता हूँ? लियू रुयान ने सिर हिलाया। कोई दूसरा घोड़ा चुन लो, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। वो लड़का मुस्कुराया और बाईलोंग की अयाल सहलाने लगा। मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखाओगी? बाईलोंग ने जोर से फूंफकार मारी। साफ था कि उसे किसी अजनबी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। क्या इस आदमी ने सच में बाईलोंग खरीद लिया? पहले मेरा घोड़ा छीन लिया, फिर उसके स्वभाव को खराब कह रहा है और अब उसी घोड़े को अपनी नई मोहब्बत के साथ घुमाने लाया है। मैंने अस्तबल का दरवाजा धक्का देकर खोला, तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया। मिस लियू, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? जैसे ही लियू रुयान ने मुड़कर मुझे देखा उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। फिर उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी चेन जिंग पर गई। मिस ट्रेन। चेन जिंग तुरंत आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वो आदतन कुछ ताने मारना चाहती थी, लेकिन उसे मेरे एक्सीडेंट वाली बात याद आ गई कि उसका लियू रुयान से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। ये शाओ फान है, ये वापस आ गया है। लियू रुयान का लगाम पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांप गया। उसकी नजर धीरे धीरे मुझ पर आकर टिक गई। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और यकीन न कर पाने वाली उम्मीद भी। शाओ फान, ये कैसे हो सकता है? लियू रुयान ने जानबूझकर विला एरिया के आसपास फ्लायर्स बंटवाए थे। उसे लगा था कि शाओ फान जरूर बाईलोंग को देखने आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आ जाएगा। अच्छा हुआ कि उसने पहले ही बाईलोंग को खरीद लिया था। उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर कुछ न दिखे, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। मैंने कहा, यह बात तुम्हें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। संक्षेप में कहूं तो मैं वापस आ गया हूं। क्या तुम बाईलोंग मुझे वापस बेच सकती हो? कीमत तुम जितनी चाहो बता दो। मैंने थोड़ा सोचकर आगे कहा, मुझे पता है कि पहले मेरी बहनों और बाकी लोगों ने तुम्हारे साथ हद से ज्यादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ मेरी वजह से किया क्योंकि उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे सच में बहुत अफसोस है। अगर तुम्हें किसी तरह का मुआवजा चाहिए तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान ने सिर हिला दी। ये थोड़ा मुश्किल है। बाईलोंग के पास अभी काम है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम भूत बना रही हो क्या? एक घोड़े के पास भला कौन सा काम हो सकता है? वो तो एक घोड़ा है, क्या उसे भी जॉब पर जाना पड़ता है? मेरी बात सुनकर लियू रुयान ने हल्का सा सिर हिला दी। हाँ, उसे
उसे काम पर जाना है। हाल ही में लियो ग्रुप ने एक शांगशा ड्रामा में इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें बाई लोंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब शूटिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं आज उसे लेने आई हूँ। अगर अब भी घोड़ा बदल दिया तो उसके जैसा दूसरा घोड़ा मिलना मुश्किल होगा। उसने प्यार से बाई लोंग की अयाल सहलाई, फिर शांत आवाज में बोली, इसलिए मुझे अफसोस है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो जब चाहे आकर उससे मिल सकते हो। बगल में खड़ी चेन जिंग ने मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाई। पैसों की बात हो तो जरूरी नहीं कि वो लियू रुयन को हरा पाए। रिश्तों की बात करें तो पहले दोनों लगभग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे। उधर बगल में खड़ा चेन्यू अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच चुका था। असल स्क्रिप्ट में घोड़े की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कल रात लियू रुयन ने अचानक फिल्म डिपार्टमेंट को आदेश दिया था। पूरी स्क्रिप्ट रातों रात बदलवा दी और आज खुद इस घोड़े को लेने यहाँ चली आई। पहले उसे ये सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन अब जब उसने सामने खड़े चेन फान को देखा तो उसे जैसे सब समझ आ गया। लियू रुयन ये सब उसी के लिए कर रही थी, लेकिन क्या उसकी व्हाइट मूनलाइट तो कई साल पहले कार एक्सीडेंट में मर नहीं गई थी? मैंने बाई लोंग को देखा, फिर लियू रुयन और चेन यू की तरफ देखा। मेरा मन पूरी तरह उलझ चुका था। मैं इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन बाई लोंग को भी यूं छोड़ नहीं सकता था। काफी देर सोचने के बाद मैंने पूछा, तो क्या मैं थोड़ी देर बाई लोंग के साथ रह सकता हूँ? लियू रुयन हमेशा सोचती थी कि 30 साल की उम्र तक पहुंचकर उसने अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है, लेकिन जब भी वो मेरे सामने खड़ी होती तो फिर से एक शर्मीली टीनेज लड़की बन जाती। लेकिन उसने मेरी मौजूदगी के असर को बहुत कम आंका था, क्योंकि मैं वही एहसास था जिसे वो अपनी जवानी में कभी शब्दों में नहीं कह पाई। मैं उसके लिए उस सूरज की तरह था जिसे छूने से पहले ही वो डूब गया। जिस दिन उसे पता चला कि मेरा ब्रिज से गिरकर एक्सीडेंट हो गया, उस दिन वो लगभग मेरे साथ मर जाना चाहती थी। अगर उसके परिवार का बिजनेस बर्बाद नहीं हुआ होता, अगर वो मुझे उसमें घसीटना नहीं चाहती, तो वो कभी भी सगाई तोड़ने की बात नहीं करती। लेकिन किस्मत देखो, उसी दिन मेरे साथ हादसा हो गया। इन 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने ये नहीं सोचा हो, अगर उस दिन मैंने सगाई तोड़ने की बात नहीं की होती तो शायद शाओ फान का एक्सीडेंट भी नहीं होता। अब जब उसने मुझे देखा, मेरी आवाज सुनी और मेरी खुशबू महसूस की, तो लियू रुयन मुझे उसी वक्त गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लगाम पकड़े उसका हाथ पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसने दिल की सारी बेचैनी दबा ली। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहीं। फिर उसने शांत आवाज में कहा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लगभग 1 घंटे बाद आएगी। मिस्टर ट्रेन, आप आराम से रह सकते हैं। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद मिस लियू। जब मैं चेन्यू के पास से गुजरा तो मुझे लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रहा है। मैंने सोचा, अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर हो और अचानक कोई दूसरा लड़का आ जाए तो उसे बुरा लगना तो स्वाभाविक है। मैंने खुद ही समझाना ठीक समझा। सॉरी, मेरा इरादा तुम दोनों की डेट खराब करने का नहीं था। लियू रुयन और मैं पहले क्लासमेट्स, हमारे परिवारों के रिश्ते भी अच्छे थे, लेकिन हम दोनों कभी इतने क्लोज नहीं थे। बस संयोग से उसने मेरा घोड़ा खरीद लिया। तुम दोनों आराम से एंजॉय करो। मैं बाई लोंग को दूसरे रेस कोर्स ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस छोड़ दूंगा। चेन्यू एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी लियू रुयन अचानक बोली, ये मेरे मंगेतर थे। चेन्यू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने यकीन न करते हुए मेरी तरफ देखा। मैं देखने में 20 साल का भी नहीं लगता था। क्या यही लियू रुयन का वो मंगेतर था जो कई साल पहले मर चुका था? मैंने तुरंत कहा, पहले का मंगेतर। हमारी सगाई बहुत पहले टूट चुकी है। मैं मन ही मन सोचने लगा, लियू रुयन को आखिर हो क्या गया है? नई रिलेशनशिप के सामने पुरानी सगाई की बात करने की क्या जरूरत थी? लेकिन लियू रुयन की आंखें हल्का सा चमकी। उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। वो शांत स्वर में बोली, वैसे भी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छिपाना पड़े। इस बारे में बहुत से लोग पहले से जानते हैं। कोई बात है क्या? लियू रुयन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या गड़बड़ है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर झुका लिया और बाई लोंग को लेकर वहां से चल दी। तभी बगल में खड़े स्टाफ ने कहा, मिस्टर ट्रेन, बाकी सभी रेस कोर्स अब भी पूरी तरह फुल हैं। इतना बैड लक? मैं और भी ज्यादा झेप गया। मैं सोच ही रहा था कि क्या किसी और दिन आकर बाई लोंग से मिलूं कि तभी लियू रुयन ने अचानक लगाम छोड़ दी। आप पहले इसे इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ बाई लोंग को लेने आई थी। इतना कहकर वो सीधे लाउंज की तरफ चली गई। उसका रवैया हमेशा की तरह ठंडा और लापरवाह था, लेकिन अंदर ही अंदर वो लगभग अपने दांत पीस चुकी थी। किस हक से कह दिया कि हम क्लोज नहीं हैं? क्या मैं इतनी शर्म की बात हूं कि लोगों के सामने मेरा नाम भी नहीं ले सकते? हम तो मंगेतर थे। बस थोड़ा सा और होता तो तुम सच में मुझसे शादी कर लेते। लेकिन फिर उसे पुरानी बातें याद आ गईं। लियू रुयन ने सिर झुका लिया। अब वो मुझसे बहुत नफरत करता होगा। अगर मैंने फिर कोई बेवकूफी की तो शायद उसके सामने आने का भी मौका नहीं मिलेगा। धत्त तेरे की, वो वापस आ गया है, लेकिन मुझमें उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं है। लियू रुयन ने गहरी सांस। बहुत जल्दी उसने फिर से अपना शांत और ठंडा चेहरा वापस पा लिया। कोई बात नहीं, बस उसका वापस आ जाना ही काफी है। उसे फिर से देख पा रही हूँ। बाकी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। और ट्रेन परिवार के उन बदमाशों को भी अभी थोड़ा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आराम से लाउंज के सोफा पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें लगातार दूर खड़े मुझ पर ही टिकी रहीं। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि बगल में खड़े चेन्यू की आंखों में एक ठंडी चमक
चमक उभर आई थी। करीब 1 घंटे बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ गई। मैंने देखा लियू रुयान और चेन यू साथ साथ चलते हुए आए। मैंने बड़ी मुश्किल से बाई लोंग की लगाम छोड़ी। धन्यवाद मिस लियू, हम अब चलते हैं। लियू रुयान ने बस हल्का सा सिर हिलाया, कुछ भी नहीं बोली और सीधे कार में बैठ गई। तब मैंने दूसरी दीदी की तरफ देखा। बड़ी दीदी और बाकी दीदियां वापस आ गईं। चेन जिंग रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, बड़ी दीदी शायद अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटकर कंपनी पहुंची होंगी। चौथी अभी यूरोप में कंपटीशन खेल रही है, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तीसरी भी अभी विदेश में है। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। उन्हें सरप्राइज देंगे। अभी हम सीधे कंपनी चलते हैं, वहीं बड़ी दीदी को रोक लेंगे। उसे देखकर वो मुझसे भी ज्यादा रोएगी। लेकिन रास्ते में अचानक चेन जिंग का फोन बज उठा। कुछ बातें सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। फोन रखने के बाद उसने झिझकते हुए मेरी तरफ देखा। शाओ फान, चौथी के पास थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। क्या तुम खुद बड़ी दीदी से मिलने चले जाओगे? मैं घबरा गया। चौथी दीदी को क्या हुआ? छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगी, तुम जल्दी जाओ। लेकिन चेन जिंग गोलमोल जवाब देती रही। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं कार से उतरकर कंपनी चला गया। रिसेप्शन पर जाकर मैंने अपनी बात बताई, लेकिन पता चला कि बड़ी दीदी अभी भी मीटिंग में थी। मजबूरी में मुझे पहले वेटिंग लाउंज में जाकर इंतजार करना पड़ा। जब मैं पेंट्री के पास से गुजर रहा था, तभी अंदर से किसी की ताना मारती हुई आवाज सुनाई दी, सोंगजिए, तुझे पता नहीं क्या, आज रात प्रेसिडेंट ने पूरा शिन्हाई होटल बुक कर लिया है। समुद्र किनारे फायरवर्क्स शो भी तैयार कराया है। आज रात वो मिस्टर यू को प्रपोज करने वाली है। पहले तो तू प्रेसिडेंट के सामने पूंछ हिलाने वाला कुत्ता बना घूमता था, अब किसी का अमीर घर में घुसने का सपना टूट गया लगता है। तो बता, कब निकल रहा है यहाँ से? सोंगजिए, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। मैंने झांक कर अंदर देखा। एक शांत चेहरे वाला आदमी, महंगा सूट पहने, कॉफी कप लेकर वाटर डिस्पेंसर के पास खड़ा था। उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। उसके सामने असिस्टेंट जैसा दिखने वाला एक आदमी लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उंगली से उसके सीने पर लगी नेम प्लेट ठोकते हुए बोला, कुछ लोग भी ना जरा आईना देखकर अपनी औकात नहीं देख सकते, प्रेसिडेंट के करीब आने का सपना देखते रहते हैं, तुम उसके लायक हो भी। सोंगजे सीधी कमर के साथ चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा। वो मुड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन उस आदमी ने जानबूझकर उसे जोर से टक्कर मार दी। गरम कॉफी उसकी शर्ट पर पूरी फैल गई। उसके हाथ का एक हिस्सा भी बुरी तरह लाल होकर जल गया। अब सोंगजे से सहा नहीं गया। उसने सीधा एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। मैं उसके लायक हूं या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो औरत आखिर है ही क्या? मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। मेरी आंखें पूरी फैल गई। क्या ये सच में जीजाजी हैं? शायद उस आदमी ने सोचा भी नहीं था कि सोंगजिए उस पर हाथ उठा देगा। वो अपना गाल पकड़कर काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। उधर का शोर सुनकर बहुत से लोग भागते हुए आ गए। क्या हुआ यहाँ? वो आदमी जल्दी संभला और घबराकर बोला, असिस्टेंट सोंग, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि प्रेसिडेंट आज रात प्रपोज करने वाली है। आपने इतनी ओवर रिएक्शन क्यों की? ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठा दिया। सोंगजिए ने कोई सफाई नहीं दी, बस ठंडी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो पुलिस बुला लो। इतना कहकर वो अपना जला हुआ लाल हाथ पकड़े बिना समय बर्बाद किए पेंट्री से बाहर निकलने लगा। लेकिन बाहर निकलते ही वो सीधे एक लंबे और पतले इंसान से टकरा गया। उस औरत ने सोंगजे की बुरी हालत देखी तो बेसब्री से भौहें सिकोड़ ली। अब तुमने क्या कर दिया? आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने अभी अभी हुई पूरी बात एक एक करके बता दी। दूजदेंग ने बेचारे बनने का नाटक करते हुए सोंगजी की तरफ देखा। जो नहीं जानता उसे तो यही लगता कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। चेन हुआंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये कंपनी है, क्या तुम यहाँ बिना वजह झगड़ा करने और कॉलीग्स को तंग करने आए हो? सोंगजे बस ठंडी हंसी हंस, अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहती हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। 3 साल की इस शादी में वो चेन हुआंग की बेरुखी और घमंड बहुत झेल चुका था। उसका सब्र कभी भी उसके हिस्से नहीं आया। वो सब सिर्फ उस छोटे स्टार चेन यू के लिए था। बाकी लोगों की बात वो कभी सुनती ही नहीं थी। समझाना भी बेकार था। चेन हुआंग ने मुट्ठियां भींच ली। सोंगजिए, क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध करना चाहते हो? दोनों के बीच का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। उधर सोंगजे पर झूठा इल्जाम लगाने वाला आदमी अपनी आंखों में छिपी खुशी दबा नहीं पा रहा था। उसका नाम दूजीदेंग था। वो चेनयू का बहुत बड़ा फैन था। सालों से चेन हुआंग और चेनयू की पेयरिंग को सपोर्ट करता आ रहा था और सोंगजिए जो प्रेसिडेंट का पति था उसे वो पहले से ही आंखों की किरकिरी मानता था। उसे मौका मिलते ही नीचे गिराना चाहता था। सबसे अच्छा तो यही होता कि उसे सीधे कंपनी से निकाल दिया जाए ताकि वो फिर कभी चेन हुआंग के करीब ना आ सके। लेकिन तभी पेंट्री के बाहर से अचानक एक आवाज आई, पहले तुमने खुद दूसरे को तंग किया, अब उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे देखकर सोंगजे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये नौजवान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये तो उसके बहुत पहले मर चुके साले जैसा दिखता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब शाओ फान की मौत हुई थी, चेन हुआंग दुख से टूट गई थी। उस वक्त सोंगजे हर पल उसके साथ रहा। उसने उसे संभाला, उसका दुख बांटा, यहाँ तक कि कंपनी भी उसी ने संभाली। पुलिस ने पूरे
1 महीने तक समुद्र में सर्च किया था। समुद्र किनारे की हर कैमरा फुटेज भी देखी गई थी। शाओ फान के बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। सोंगजे अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती थी। इसी वजह से शुरुआत में जब चेन हुआंग ने चेन यू के साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसे लगा कि शायद वो अपने भाई की कमी पूरी कर रही है। खुद चेन हुआंग भी यही समझाती रही कि उसे सिर्फ अपने भाई की याद आती है। लेकिन बाद में जब उसने बार बार हर बात में चेन यू का ही पक्ष लिया, तब जाकर सोंगजे को अपनी असली जगह समझ आ गई। चेन हुआंग उसे अपना पति नहीं मानती थी। वो बस एक आज्ञाकारी मैरिज पार्टनर था जो जरूरत पड़ने पर उसके सामने मौजूद रहता था। उधर दूज देंग ने भौहें सिकोड़ ली। मन ही मन मुझे कोसते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम हमारे कंपनी के एम्प्लॉय तो नहीं लगते, फिर बीच में आकर मुझे ही बुली करने वाला क्यों बता रहे हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर बेचारेपन का नाटक जारी था, लेकिन दिमाग में मेरी पहचान का अंदाजा लगा रहा था। क्या ये कोई नया लड़का है जो प्रेसिडेंट का ध्यान खींचना चाहता है, या फिर सोंगजे का दोस्त है? उसे मैं बस नया नया ग्रेजुएट हुआ कोई पीले बालों वाला लड़का लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए तिरस्कार और बढ़ गया। प्रेसिडेंट, मैं आसमान की कसम खा सकता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कार मुझे टक्कर मार दे। क्या ये भी कसम खाएगा? मैंने उसे घूर कर कहा, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बचकानी बात है? इससे क्या साबित होगा? मेरे पास प्रूफ है। मैंने सीधे अपना फोन निकाला और चेन हुआंग की तरफ बढ़ गया। बड़ी दीदी, आप खुद देख लीजिए, मैंने अभी अभी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है। इतने दिनों बाद मिले हैं, आपका स्वभाव इतना खराब कब हो गया? बिना कुछ जाने समझे दूसरे को डांटने लगी। अगर आप ऐसे ही करती रही तो मैं फिर कभी आपकी परवाह नहीं करूंगा। चेन हुआंग लगातार मेरे चेहरे को घूरती रही। उसकी भींची हुई मुट्ठियों की नसें साफ उभर आई थी। अभी तुमने मुझे बड़ी दीदी कहा, तभी मुझे याद आया, दूसरी दीदी ने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि मैं वापस आ गया हूँ। उसकी नजर में मैं तो 10 साल पहले मर चुका था, अब अचानक जिंदा कैसे लौट सकता था? बड़ी दीदी, मैं शाओ फान हूँ। मैं अभी सोच ही रहा था कि कैसे समझा कि अचानक चेन हुआंग ने ठंडी हंसी हंसी उसने जोर से मुझे धक्का दे दिया। मेरा फोन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मैं भी लड़खड़ाकर पीछे हट गया, बस गिरते गिरते बचा। सोंगजे घबराकर तुरंत मुझे संभालने आ गया। तुम ठीक तो हो? लेकिन जब उसने चेन हुआंग की बर्फ जैसी ठंडी नजर देखी तो वो भौहें सिकोड़ कर मेरे आगे खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट, क्या आपको नहीं लगता ये लड़का बिल्कुल शाओ फान जैसा दिखता है? चुप रहो। चेन हुआंग अचानक जोर से कॉफी मशीन पर लात मार दी। मशीन और ग्लास के सारे सामान जमीन पर बिखर गए। चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। उसका चेहरा इतना ठंडा था मानो वो सोंगजे को जिंदा नोच डालेगी। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगी सिर्फ इसीलिए कि शाओ यू दुखी है? तो तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लाए जो थोड़ा बहुत शाओ फान जैसा दिखता है और उसे मेरा भाई बनाकर मेरे सामने ले आए। सोंगजे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कांच का एक टुकड़ा मेरे पैर में ढस गया। मैंने चेन हुआंग की आंखों में भरी जानलेवा नफरत देखी। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, फिर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। बड़ी दीदी अब मुझे पहचान भी नहीं रही थी, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तो वही करती थी। दूसरी दीदी और लियू रुयान दोनों ने मुझ पर जरा भी शक नहीं की। फिर बड़ी दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने अपने अंदर का दुख दबाकर कहा, बड़ी दीदी, मैं सच में शाओ फान हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम जाकर टेस्ट कर सकते हैं। दफा हो जाओ। चेन हुआंग ने जोर से मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। फिर वो मुड़ी और सोंगजे की तरफ देखकर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर ले जाओ। अगर दोबारा इसे मेरी नजरों के सामने लाए तो मैं इसका चेहरा बर्बाद कर दूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि जीना मौत से भी बदतर लगे। शाओ फान सिर्फ एक था, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। सोंगजे मुझे सहारा देकर कंपनी से बाहर ले आया। पूरे रास्ते उसकी नजर मुझ पर ही टिकी रही। ये लड़का उसके मर चुके साले से इतना ज्यादा मिलता था कि कई बार वो खुद भी खो सा जाता। मैंने धीरे से पूछा, जीजा जी, आज कौन सी तारीख है? आप डरिए मत, मैं आपके लिए इंसाफ जरूर लेकर आऊंगा। मेरी ये बात सुनकर उसकी भौहें हल्की सी कांप गईं। चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था और मेरे मुंह से निकला जीजा जी सुनकर सोंगजे और भी उलझ गया। उसके सामने खड़ा ये लड़का उसे सचमुच अपने साले जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं वहीं सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मुझे एक पल की भी राहत नहीं मिली थी। बीच के 10 साल पूरी तरह खाली थे। बहुत सारी बातें थी जिनका मुझे जरा भी पता नहीं था। और अब बड़ी दीदी ने बिना किसी रहम के मुझे कंपनी से निकाल दिया था, जिसे बचपन से हथेलियों पर रखकर पाला गया हो। वो ये सब कैसे सह सकता था? मेरी रोने की आवाज सुन सोंगजे पूरी तरह घबरा गया। काफी देर बाद वो बस इतना ही कह पाया, शाओ फान, उदास मत हो, तुम्हारी बड़ी दीदी बस बहुत ज्यादा दुख झेल चुकी है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। जीजा जी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले तो सबसे ज्यादा प्यार वही करती थी। सोंगजे कड़वी हंसी हंसा। अब उसकी आंखों में सिर्फ चेन यू है। मैं उसका पति हूँ, फिर भी मेरी कोई कीमत नहीं। तो फिर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मैं समझ गया। तो फिर एक ऐसा छोटा भाई जो 10 साल पहले मर चुका था, उसकी क्या अहमियत होती? मैं खड़ा हुआ, फोन निकाला और तुरंत दूसरी दीदी चेन जिंग को कॉल लगाया। दूसरी दीदी, आज रात बड़ी दीदी किसी को प्रपोज करने वाली है। उधर से चेन जिंग की हैरान आवाज आई, प्रपोज? किसे?
अरे उनकी तो शादी हुए कितने साल हो गए, अब ये सनसेट रोमांस वाला नया ड्रामा क्या है। मैं ठंडी हंसी जिसे प्रपोज करना है वो जीजाजी नहीं है, कोई दूसरा आदमी है। इतना सुनते ही चेन जिंग सब समझ गई। वो तुरंत बोली, शाओफान कोई जल्दबाजी मत करना, मैं अभी बड़ी दीदी को कॉल करती हूँ। दूसरी दीदी मुझे रोक रही थी, लेकिन मैंने आंसू पोंछ, मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। नहीं, मैं जीजाजी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। सोंगजिए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। उधर चेन जिंग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी। उसकी उंगलियां फोन को इतनी जोर से पकड़े थी कि जैसे अभी तोड़ देगी। कॉल कनेक्ट होते ही वो गरज पड़ी, चेन हुआंग क्या तुम पागल हो गई हो। उधर लियू रोयान ने फोन थोड़ा दूर किया। चेन हुआंग ने बेसब्री से कहा, मैं बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी कहो। चेन जिंग ठंडी हंसी बिजी? उस छोटे स्टार के लिए प्रपोजल की तैयारी कर रही हो ना? क्या तुम्हें पता भी है अभी अभी तुमने कंपनी से किसे बाहर निकाला है? चेन हुआंग ने ताने से कहा। फिर वही बात, सोंगजे जिस फेक लड़के को लेकर आया तुम भी उस पर यकीन कर बैठी। चेन जिंग ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। वो चेन फान है, हमारा शाओ फान सचमुच वापस आ गया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर चेन हुआंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस साल हमने आधा साल तक उसे ढूंढा था, सिर्फ उसकी कार मिली थी। अगर तुम अभी भी इस बात का मजाक बना रही हो तो मैं तुम्हें हमारे ट्रान फैमिली के मेंटल हॉस्पिटल भेजने में जरा भी नहीं हिचकूंगी। चेन जिंग गुस्से से बोली, मैं मजाक कर रही हूँ? चेन हुआंग की आवाज और भी भारी हो गई। वो अभी कहाँ है? चेन जिंग ने ठंडी हंसी क्या करोगी? उसे फिर से एक बार भगा दोगी? फिर उसने सख्त लहजे में कहा, सुन लो, अगर आज रात तुमने उस नकली आदमी को प्रपोज किया तो मैं गारंटी देती हूँ कल पूरे शहर को पता चल जाएगा कि सोंगजे ही तुम्हारा असली पति है। चेन हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे धमका रही हो? चेन जिंग ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। तुम शाओ फान का स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। अगर तुमने सच में जीजाजी को छोड़ दिया तो वो जिंदगी भर तुम्हें अपनी बड़ी दीदी नहीं मानेगा। अचानक कॉल कट गया। टूट टूट की आवाज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंजती रही। चेन जिंग काली पड़ी स्क्रीन को घूरती रही। उसने चेहरे पर हाथ फेरा, धीरे से बुदबुदाई, मेरी अच्छी बड़ी दीदी, उम्मीद है तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। रात शिन्हाई होटल की सबसे ऊपरी मंजिल का बैंक्वेट हॉल चांदनी में नहा रहा था। जब चेन यू भावुक होकर आंसू बहा रहा था तभी बैंक्वेट हॉल का दरवाजा अचानक किसी ने जोर से खोल दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी मेहमानों की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। चेन हुआंग ने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा, लेकिन जैसे ही उसने आने वाले को साफ देखा उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने सोंगजिए का हाथ कसकर पकड़ रखा था और हम दोनों सीधे सबके सामने बेझिझक अंदर चले गए। प्रेसिडेंट चेन, सुना है आज रात आप प्रपोजल देने वाली हैं, इसलिए हम खास तौर पर आपको कांग्रेचुलेशंस देने आए हैं। चेन हुआंग का चेहरा एकदम बदल गया। तुम लोग अंदर आए कैसे? मैं हल्का सा हंसा। सीधे सोंगजिए का हाथ पकड़कर स्टेज के बीच में ले गया। फिर माइक्रोफोन उठाकर बोला, सब लोग, प्रेसिडेंट चेन के प्रपोजल से पहले मैं एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ। मैंने मुड़कर चेन हुआंग की तरफ देखा और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, मेरी बड़ी दीदी। चेन हुआंग की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है और इनके पति यही मेरे बगल में खड़े सोंगजिए हैं। पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। क्या प्रेसिडेंट चेन शादीशुदा हैं? तो फिर चेन यू कौन है? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। चेन यू का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने यकीन न कर पाने वाली नजरों से चेन हुआंग को देखा। भाई हुआंग, क्या ये सच है? चेन हुआंग के चेहरे से खून उतर गया। वो अचानक आगे बढ़ी और सोंगजिए की कलाई पकड़ ली। उसने भारी आवाज में कहा, सोंगजी, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो कम से कम सिचुएशन तो देख लेते। मैं तुरंत सोंगजे के सामने आकर खड़ा हो गया, बिना जरा भी डरे। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? ट्रान फैमिली की बड़ी बेटी, करने की हिम्मत है लेकिन मानने की नहीं। चेन हुआंग शर्म और गुस्से से तिलमिला उठी। उसने हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारना चाहा। छटाक! पूरा हॉल उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा, लेकिन थप्पड़ मुझे नहीं पड़ा, चेन हुआंग के गाल पर पड़ा था। मैंने हाथ वापस खींच लिया। ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, यह थप्पड़ जीजाजी की तरफ से था। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। मेरी नजर, मेरा अंदाज, यहाँ तक कि मारने का तरीका भी, सब कुछ 10 साल पहले वाले शाओफान जैसा था। दोनों की परछाइयां जैसे धीरे धीरे एक हो गईं। चेन हुआंग के होंठ कांपने लगे। उसने अविश्वास से भरी आवाज में कहा, तुम सच में शाओफान हो? मैं ठंडी हंसी हंसा। अब जाकर पहचान पाई? बड़ी दीदी, आपने सच में मुझे बहुत निराश किया है। इतना कहकर मैंने वहीं जड़ बनी खड़ी चेन हुआंग की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। सीधे सोंगजे का हाथ पकड़कर बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। चेन हुआंग ने चेन यू को वहीं छोड़ दिया। वो तुरंत हमारे पीछे बाहर भागी, संभल कर मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी। सॉरी, बड़ी दीदी से गलती हो गई, मैंने ताना मारते हुए कहा। क्यों? प्रेसिडेंट चेन इस अब फिर से सिक्योरिटी बुलाकर मुझे बाहर निकलवाना चाहती है? चेन हुआंग थोड़ा घबरा गई। नहीं, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाई। अब तक भी मुझे सब कुछ सपना ही लग रहा है। तुम वापस आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने उसका हाथ झटक दी। मेरी नजर बिल्कुल ठंडी थी। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, जीजाजी हैं। उधर सोंगजिए के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने चेन हुआंग की तरफ देखा तक नहीं। चेन हुआंग का दिल घबरा गया। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। आज ये
वो प्रपोजल सब झूठ था। वो लड़का बस थोड़ा सा शाओफान जैसा दिखता है। आज मैंने तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सोंगजे एक कदम पीछे हट गया, शांत आवाज में बोला, प्रेसिडेंट चेन, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर चुका हूँ। कल मेरा लॉयर आपसे कांटेक्ट करेगा। चेन हुआंग का चेहरा फिर बदल गया। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। सोंगजे हल्का सा हंसा। ये फैसला अब आपके हाथ में नहीं है। अगर आप और चेन यू ही एक दूसरे का ट्रू लव है तो मैं बीच में आकर आपकी लव स्टोरी खराब नहीं करूंगा, और मैं भी आप दोनों के खेल का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया। मैं खुशी से बोल पड़ा, वाह, मेरे जीजाजी तो आज बहुत कूल लग रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा, बड़ी दीदी अब भी वहीं खड़ी थी। उन्हें सोंग जिए के पीछे जाने का जरा भी इरादा नहीं था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। बड़ी दीदी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको फिर से अपनी बड़ी दीदी मानूं तो अभी जाइए और जीजा जी को वापस लेकर आइए, वरना जिंदगी भर मैं आपको दोबारा कभी बड़ी दीदी नहीं कहूंगा। अगले दिन चेनयू ने चेन हुआंग को फोन किया। उसकी आवाज में रोने की झलक थी। भाई हुआंग, इंटरनेट पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरा करियर अभी अभी ऊपर उठना शुरू हुआ था और अब ये सब हो गया। फोन के दूसरी तरफ कागज पलटने की आवाज आ रही थी। चेन हुआंग की आवाज बिल्कुल शांत थी। मैं हैंडल कर दूंगी। चेनयू की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने संभल कर पूछा, तो क्या एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं जिसमें यह कह दिया जाए कि आपकी और सोंग जिए की डिवोर्स बहुत पहले ही हो चुकी थी? नहीं। चेन हुआंग की आवाज अचानक ठंडी हो गई। ये मामला यहीं खत्म होगा, लेकिन मेरे ब्रांड एंडोर्समेंट्स। उधर फोन में पेन की नोक कागज पर जोर से चलने की आवाज आई। चेन हुआंग बोली, ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैं हटवा दूंगी, बाकी किसी चीज की उम्मीद मत करना। इतना कहकर उसने बिना झिझक कॉल काट दी। चेनयू के चेहरे का बेचारा वाला एक्सप्रेशन पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह जहरीली नफरत ने ले ली। उधर विला में मैं सोफा पर सिकुड़ कर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। एक एक करके सारे ट्रेंडिंग पोस्ट्स गायब होते देख मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बड़ी दीदी अब भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मैंने हाथ में पकड़ा फ्रूट जूस हल्का सा हिलाया। देखो ना, आखिर उसने उसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी हटवा दिए। तभी चेन जिंग फ्रूट की ट्रे लेकर आई। उसने आम का एक टुकड़ा उठाकर सीधे मेरे मुंह में डाल दी। हटवाती नहीं तो क्या करती? हमारे शाओ फान ने खुद कहा था। मैं आम चबाते हुए अधूरे शब्दों में बोला। वो आखिर चेनयू की मदद करने की हिम्मत कहां करती है? मैंने कब कहा था कि वो उसकी मदद न करे? मैंने तो बस इतना कहा था। चेन जिंग मुस्कुराई और मेरे गाल को हल्के से दबा दिया। हमारा शाओ फान ही सबसे ज्यादा होशियार है। मैंने उसका हाथ हटा दिया। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। हाँ दूसरी दीदी, आजकल लियू रुयान क्या कर रही है? चेन जिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसका नाम क्यों ले रहे हो? उस हरामजादे ने सगाई तोड़ी थी। अब भी क्या उसे पसंद करते हो? मैं बेबस होकर होंठ सिकोड़ते हुए बोला। इतना समय हो गया और मैंने पहले भी कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता। चेन जिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखकर जूस के ग्लास में स्ट्रो घुमाता रहा। ओरिजिनल स्टोरी में मेरी चारों दीदियों का दुखद अंत कहीं ना कहीं लियू रुयान से जुड़ा हुआ था। ये सोचकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। जिसने गांठ बांधी है वही उसे खोलेगा। शायद मुझे खुद जाकर लियू रुयान से बात करनी चाहिए। दूसरी दीदी, लियू रुयान की फिल्म शूटिंग कहाँ चल रही? मैं वहां जाकर बाईलोंग को देखना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मैं असल में लियू रुयान से मिलने जा रहा हूँ। दोनों दीदियां जब भी उसका नाम सुनती थी तो आग बबूला हो जाती थी। चेन जिंग बोली, थोड़ी देर में मैं अपने फ्रेंड से पूछकर एड्रेस भेज देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, अचानक थोड़ा जरूरी काम आ गया है। इतना कहकर फोन पर मैसेज देखते ही उसने जैकेट उठाई और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद टुन, फोन पर चेन जिंग का मैसेज आया। उसमें साफ लोकेशन भेजी हुई थी। मैंने सीधे टैक्सी पकड़ी और फिल्म सेट पहुंच गया। चेन जिंग के फ्रेंड की मदद से मैं सीधे पीछे वाले प्रोप्स एरिया तक पहुंच गया। जैसे ही मेरी नजर बाईलोंग पर पड़ी, मेरी आंखें चमक उठी। मैं तुरंत उसके पास गया और प्यार से उसे सहलाने लगा। छत के पर्दों से छनकर आती धूप उसके चमकदार बालों पर नाच रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा। लियू रुयान पता नहीं कब से मेरे पीछे खड़ी थी। प्रेसिडेंट लियू, फिर से मुलाकात हो गई। मुझे बाईलोंग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए बिना बताए ही यहाँ आ गया। सॉरी, आपको बताए बिना आ गया। लियू रुयान की आंखें हल्का सा कांपी। उसका गला भी जैसे भर आया। जैसे ही फिल्म सेट के इंचार्ज ने उसे मैसेज किया था कि मैं बाईलोंग को खाना खिला रहा हूँ, उसने तुरंत अपनी 3 मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और भागती हुई यहाँ आ गई। वो हल्के से मुस्कुराई। कोई बात नहीं। मैंने उसकी उस छोटी सी रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। मैं अब भी बाईलोंग के सिर पर हाथ फेर रहा था। क्या बाईलोंग यहाँ सेट पर ठीक से रह रहा है? कोई शरारत तो नहीं करता? अनजाने में मेरी आवाज बहुत नरम हो। लियू रुयान भी धीरे से बोली, ये बहुत अच्छा है, तुम इसे देखने आए हो। इसे भी बहुत खुशी हुई होगी। जैसे उसकी बात साबित करने के लिए बाईलोंग ने प्यार से अपना सिर मेरी हथेली से रगड़ दिया। बाईलोंग फिलहाल वही एक बहाना था जिसकी वजह से मैं खुलेआम उससे कांटेक्ट कर सकता था। मैंने आंखें झपकाई। वैसे तो इसकी ओनर आप हैं, लेकिन इसका इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए थैंक यू। क्यों ना मैं आपको एक कप कॉफी पिला दूं? ये दोनों के अकेले में रहने का एक बहुत अच्छा मौका था। लियू रुयान ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने अपनी आंखों में उठ रही लहरों को छिपा लिया। 2 सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। उधर कोने के अंधेरे में खड़ा चेनयू अपनी हथेलियों में नाक
नाखून गड़ा रहा था। असल में वो फिल्म सेट पर लियू रोयान से न्यूज दबाने की बात करने आया था, लेकिन उसे बताया गया कि चेन फान यहाँ आया हुआ है। वो पूरे रास्ते पीछे पीछे आया और जो उसने देखा वो यही सीन था। लियू रोयन चेन फान को जिस नजर से देख रही थी वो इतनी नरम थी कि बर्फ भी पिघल जाए। ऐसी नजर जिसे पाने के लिए चेन्यू ने न जाने कितनी कोशिशें की थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिली। तो बात यह है, चेन्यू ठंडी हंसी हंसा, उसकी आंखों में झर सी चमक उभर आई। लियू रोयान, तुम्हें चेन फान पसंद है तो फिर हम यहीं अलग हो जाते हैं। शूटिंग सेट वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा पापरात्सी और मीडिया वाले घूमते रहते थे। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सीईओ लियू की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लियू रोयान की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलक गई, लेकिन बस कुछ ही सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आपको लोकेशन भेज दूंगी। आपका ऑफिशियल अकाउंट अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। उसे कंफर्मेशन मिलने के बाद लियू रोयन वहां से चली गई, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं था कि पीछे कोने में खड़ा चेन यू उनकी पूरी बात सुन चुका था और चुपके से लियू रोयन की गाड़ी का पीछा करने लगा। मैं कॉफी शॉप के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी उंगलियां हल्के हल्के फोन की स्क्रीन पर टैप कर रही। जो लोकेशन लियू रोयन ने भेजी थी वो शहर के बाहर एक ऐसी कॉफी शॉप थी जहां प्राइवेसी कमाल की थी। माहौल बिल्कुल शांत था, बात करने के लिए एकदम परफेक्ट। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। विंड चाइम की साफ आवाज गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल मेरे कदम खिड़की के पास आकर अचानक रुक गए। लियू रोयान वहीं बैठी थी और उसके सामने चेन्यू बैठा था। चेन्यू थोड़ा आगे झुककर उससे कुछ बेहद करीबी बातें कर रहा था, लेकिन लियू रोयान ने उसे दूर नहीं किया, बल्कि उसने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे वो ध्यान से उसकी बातें सुन रही हो। ये दोनों साथ में क्यों हैं? मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मेरा मन हुआ कि बिना कुछ बोले वापस चला जाऊं, लेकिन तभी चेन्यू की नजर दरवाजे की तरफ उठी। हम दोनों की नजरें हवा में टकराईं। उसके होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से लियू रोयान के हाथ की पीठ पर रख दिया। लियू रोयान एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ भी नहीं हटाया। मेरा दिल जोर से कस गया, जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में दबा लिया हो। मैं तुरंत मुड़कर वहां से चला गया। मैंने लियू रोयान को सफाई देने का एक भी मौका नहीं। लियू रोयान मेरे पीछे बाहर तक दौड़ी। मैंने बस एक नजर उसकी तरफ डाली। बिना एक शब्द बोले मैंने दूसरे आदमी द्वारा अभी अभी रोकी गई टैक्सी छीन ली और सीधे वहां से निकल गया। मैं सीधे गाड़ी में बैठ गया। बाहर खड़ा असली पैसेंजर गालियां देता रह गया, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसके बाद हर दिन लियू रोयान मुझे बाईलोंग की वीडियोस भेजती रही। ये सारी वीडियोस वो खुद सुबह सुबह जाकर बाईलोंग की देखभाल करते समय रिकॉर्ड करती थी। धीरे धीरे वही वीडियोस मेरी हर सुबह की अलार्म बन गई। तीसरे दिन मुझे अचानक पता चला कि बाईलोंग का खाना बदल दिया गया है। मैंने वीडियो झूम करके देखा। स्क्रीन के ऊपर बाईं कोने में एक छोटा सा चमकता हुआ पॉइंट दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर वो बिल्कुल कैमरा जैसा लग रहा था। मैंने वीडियो दोबारा चलाया। फ्रेम के कोने में एक लड़की दिखाई दी जिसने फूलों वाली शर्ट पहन रखी थी और क्रॉस बॉडी बैग टांग रखा था। वो खाने में कुछ मिला रही थी। मेरे मन में तुरंत एक बुरा एहसास उठा। मैंने फटाफट कपड़े बदले और दौड़ते हुए बाहर निकल गया। टैक्सी सीधे हॉर्स रेसिंग ग्राउंड की तरफ गई। पूरा रास्ता सिर्फ 20 मिनट में तय हो गया, लेकिन जब तक मैं पहुंचा बाईलोंग वो खाना खा चुका था और उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। कोई है यहाँ? लियू रोयन इस घोड़े बाईलोंग को बेहद प्यार करती थी, इसलिए वहां हमेशा एक केयरटेकर और एक वेटेरिनर तैनात रहता था। मेरी आवाज सुनते ही दोनों अपना काम छोड़कर दौड़ते हुए आ गए। केयरटेकर ने खाना देखकर हैरानी से कहा, ये तो दूसरे घोड़े का खाना है, आखिर इसे यहाँ कौन लाया? वेटरिनेरियन भी जल्दी से बाईलोंग का सिर पकड़कर उसकी जांच करने लगा। फिर वो तुरंत साबुन वाला पानी तैयार करने भागा ताकि बाईलोंग उल्टी कर सके। अच्छी बात है कि समय रहते पता चल गया बाईलोंग ने ज्यादा नहीं खाया है। अगर सब उल्टी में बाहर निकल जाए तो ठीक रहेगा। मैं कुछ स्टमक मेडिसिन लिख देता हूँ, इसे थोड़ा फ्रेश ग्रास भी खिला देना, फिर कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने राहत की सांस आगे बढ़कर बाईलोंग को सहलाया और मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। किसी ने केयरटेकर और वेटरिनर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसका खाना बदल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस खाने में वेटरनरी मेडिसिन भी मिला दी थी। वो दवा कुत्तों और बिल्लियों के लिए तो सप्लीमेंट थी, लेकिन जुगाली करने वाले जानवरों के लिए बिल्कुल मना थी। कृपया बाईलोंग का अच्छे से ध्यान रखना। बाईलोंग खुद ही रेसकोर्स के चारों तरफ टहलने लगा। आज वीकेंड था, इसलिए टूरिस्ट्स की भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैंने पूरा मैदान छान मारा, लेकिन वीडियो वाली फूलों की शर्ट पहनी लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन उसने कपड़े तो बदल लिए थे, पर बैग बदलना भूल गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी नजर एक लड़की पर टिकाई जो मैदान में छोटे घोड़ों की वीडियो बना रही थी। उसका क्रॉस बॉडी बैग बिल्कुल वही था जो वीडियो में दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, बैग पर बैज और कार्ड होल्डर भी लटक रहे थे और उन दोनों पर चेन्यू की तस्वीर लगी हुई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। चेन्यू की फैन इतने सारे घोड़ों के बीच सिर्फ बाईलोंग को ही झर कैसे दे सकती थी? इसके पीछे किसने उसे भेजा था? ये समझने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो छोटी फैन फिर से बाईलोंग के पास आई और उसका हाल देखने लगी। एक हाथ से वीडियो बना रही थी। जब उसने देखा कि बाईलोंग बिल्कुल ठीक है तो उसने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसका प्लान फेल हो गया। तभी मैं अचानक उसकी तरफ दौड़ा और उससे टकरा गया। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ी। अरे सॉरी, तुम्हारा फोन गिर गया।
मैं उससे पहले फोन उठाकर अपने हाथ में ले चुका था। जल्दी से स्क्रीन देखी, वो चैन यू के फैन ग्रुप में वीडियो भेज रही थी, यानी ये पक्का उसका हार्डकोर फैन ग्रुप था। मैंने अपने शरीर से उसका रास्ता रोक लिया, फोन हाथ में लेकर तुरंत उसकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि सबूत मिल जाए। छोटी फैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो फोन छीनने के लिए मेरी तरफ झपटी, लेकिन मैं पीछे मुड़े बिना वहां से तेजी से निकल गया। फिर मैं सीधे शूटिंग सेट पहुंच गया। मैंने खुद को चेन यू का हार्डकोर फैन बताकर अंदर जाने और उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद। स्टाफ ने कहा, मिस्टर चेन यू अभी अभी शूटिंग खत्म करके आए हैं और उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया है, अभी वो किसी से नहीं मिल सकते। अगर आप सच में फैन हैं तो अपने आइडल की हालत भी समझिए। उसी वक्त मैंने देखा चेन यू अभी भी एंशिएंट कॉस्ट्यूम पहने हुए था। उसके दोनों तरफ असिस्टेंट्स उसे सहारा देकर मोबाइल वैन में आराम करने ले जा रहे थे। मैंने उसे देख तो लिया, लेकिन फिर भी उससे मिल नहीं पाया। यह सच में बड़ा चालाक चूहा निकला। वो मुझसे बचते हुए बोली, मुझे तुमसे लियू रोयन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। बेहतर होगा तुम लोग जाकर उससे पूछ लो कि वो ये बात सुनना चाहता है या नहीं। असिस्टेंट मजबूरी में अंदर जाकर बात पहुंचाने गया, लेकिन वापस आया तो साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी ले आया। मिस्टर यू अभी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, ये ऑटोग्राफ वाली फोटो ले लीजिए और प्लीज अब यहाँ से चले जाइए। चेन यू की ऑटोग्राफ वाली फोटो हाथ में लेते ही मुझे बाहर निकालने की तैयारी हो गई। तभी एक आवाज आई, ये गेस्ट मेरे बुलाए हुए हैं, आप लोग जाइए, मैं इन्हें बाहर छोड़ देती हूँ। वहां लियू रुयान खड़ी थी, मेरे पीछे आइए। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। मेरी वजह से पूरे फिल्म क्रू में हंगामा मच चुका था। धीरे धीरे तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दांत भींच कर मुझे लियू रुयान के पीछे जाना पड़ा। लियू रुयान मुझे मेकअप रूम में ले गई। अंदर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में ज्यादा जगह नहीं थी। मैं लगभग उसके साथ कमरे के बीचों बीच फंस गया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें मौजूद सारे सबूत एक एक करके उसकी आंखों के सामने रख दिए। सब दिखाने के बाद मैंने उसकी तरफ घूर कर कहा, अपने आदमी को ठीक से संभालो, बाइलोंग बिल्कुल बेगुनाह है। इतना कहकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था, तभी बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अगले सीन की शूटिंग के लिए कुछ एक्टर्स मेकअप कराने अंदर आ रहे थे। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। धक्का लगते ही मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। लियो रुयान ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उसने एक हाथ से मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये देखकर सारे एक्टर्स घबरा गए। सॉरी मिस, हमने ध्यान नहीं दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। अब तो ये लोग पक्का गलत समझ बैठे होंगे। दरवाजा खुलते ही जो नजारा बना था वो बस एक पल का था, लेकिन भीड़ में छिपे एक कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लियो रुयान ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। साथ ही वो थोड़ा एक तरफ हट गई। वो सोच ही रही थी कि क्या बहाना बनाया जाए। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैंने उसकी बात सुनते ही मौका देखा, दरवाजा खोला और सीधा वहां से निकल गया। मेरी जाती हुई पीठ देखकर लियो रुयान बेबस होकर हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल 10 साल पहले जैसा। 10 साल बाद भी तुम वैसे ही हो। तो आखिर जो कुछ हो रहा था, क्या वो मेरा भ्रम था या सच में सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था? लियो रुयान गहरी सोच में डूब गई। तभी असिस्टेंट की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। मिस लियो, इंटरनेशनल वीडियो मीटिंग शुरू होने वाली। लियो रुयान की आंखें गंभीर हो गईं। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो जल्दी जल्दी शूटिंग सेट से बाहर निकल गई। मैंने लंबी सांस छोड़ी। अभी अभी जो एडवर्टाइजमेंट कॉल काटी थी उसे देखकर आखिरकार राहत की सांस ली। मैं सड़क किनारे रुक गया। अपने तपते हुए चेहरे को हाथों से रगड़ते हुए सोचने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दिल अभी भी इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। मुझे आखिर हो क्या गया है? मैं खुद से पूछे बिना नहीं रह पाया। जिस औरत से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, जो मुझसे प्यार भी नहीं करती, उसे देखकर मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? उसका बेहद खूबसूरत चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगा। उसकी आंखें जैसे बिना बोले प्यार की बातें कर रही। अगर अभी एक सेकंड और देर हो जाती तो मेरे होंठ उसके होंठों से टकरा जाते। नहीं, मैं लगातार सिर हिलाकर खुद को संभालने लगा। उसी वक्त फोन की घंटी अचानक बज उठी। मेरे विचार वहीं टूट गए। शाओफान बेटा, तुम अभी बिजी हो क्या? फोन के दूसरी तरफ चेन जिंग की घबराई हुई आवाज थी। बीच बीच में उसके रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही छन कांच टूटने की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज गई। अगले ही पल चेन जिंग का फोन जमीन पर पटक दिया गया। फोन में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, दूसरी दीदी, क्या हुआ? तभी एक पागलों जैसी आवाज आई। वो शाओफान नहीं है, वो एक ठग है। कुछ देर तक चीखने चिल्लाने के बाद फोन कट गया। मैं हैरानी से फोन की स्क्रीन देखने लगा, फिर तुरंत हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकी और चेन परिवार की हवेली की तरफ निकल पड़ा। वो ठग है। शाओफान तो उस कार एक्सीडेंट में बहुत पहले मर चुका है। तुम सबको उसने धोखा दिया है। तीसरी बहन चेन जियांग पागलों की तरह जमीन पर पड़े टूटे हुए फोन को पैरों से कुचल रही थी। उसके मुंह से बार बार वही बातें निकल रही थी। चेन जिंग सोफा पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये सब देखने की आदत पड़ चुकी हो। उसने बस हाथ हिलाकर नौकर को नया फोन खरीदने का इशारा किया। नामुमकिन, वो बिल्कुल भी शाओफान नहीं है। वो सिर्फ एक असली ठग है। तीसरी बहन की हालत देखकर चेन जिंग बेबस होकर लंबी सांस भरने लगी। उसी समय डॉक्टर भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। चेन जिंग ने सिगरेट और लाइटर निकाला और पीछे वाले आंगन की तरफ चली गई। इतने सालों में तीसरी बहन की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ गई है।
बड़ी दीदी के पास उसकी चिंता करने की भी ताकत नहीं बची। चौथी बहन भी अपने ही तरह की दूसरी पागल है। अगर मैं इस घर में न होती तो ये घर कब का बर्बाद हो चुका होता। कुछ देर बाद मैं भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। दूसरी दीदी, तीसरी दीदी कैसी है? मैंने कसकर भौहें सिकोड़ ली। घबराहट की वजह से मेरी आवाज भी हल्की कांप रही थी। चेंजिंग ने मुझे रोक लिया। शाओफान, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरी दीदी बोली। जब तीसरी दीदी की बीमारी बढ़ती है तो वो बहुत जिद्दी हो जाती है। कभी कभी उनका बिहेवियर बहुत एक्सट्रीम भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद तुम बस मेरे पीछे छिपे रहना। मैं हैरान था, तीसरी दीदी ऐसी कैसे बन गई? मेरी यादों में चेन जियांग हमेशा गेम्स खेलने की शौकीन थी, फिर उसकी हालत आज ऐसी कैसे हो गई? चेन जिंग मुझे कमरे के अंदर ले गई। अभी डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हुई है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला मैंने अंदर झांककर चेन जियांग की तरफ देखा। धोखेबाज! चेन जियांग ने टेबल पर रखा सजावटी सामान उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ फेंक दिया। चेन जिंग फुर्ती से एक तरफ हट गई और मुझे अपने पीछे बचा लिया। हम दोनों तुरंत किनारे हो गए। उसने मौका देखकर दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने हैरानी से पूछा, तीसरी दीदी मुझे धोखेबाज क्यों कह रही हैं? चेन जिंग ने बेबसी से कहा, पता नहीं उसने कहां से कोई वीडियो देख लिया। उसे देखने के बाद वो पूरी तरह पागल हो गई। बार बार बस यही कहती रहती है कि तुम धोखेबाज हो। हम जो भी समझाते हैं कोई फायदा नहीं होता। बड़ी दीदी ने भी उसे फोन किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदला। ये कहते हुए चेन जिंग ने अपना माथा दबाया। उसके चेहरे पर ऐसी थकान और परेशानी थी जैसे बाढ़ सब कुछ बहा कर ले गई हो। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी अब टूटने लगी थी। तीसरी दीदी के मामले में वो सच में पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। तभी साइकोलॉजिस्ट कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर भी गहरी चिंता थी। उन्होंने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें वही वीडियो चल रही थी जिसमें मेरा और लियू रुयान का गलत मतलब निकाल लिया गया। वीडियो में लियू रुयान मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए थे। वो इंस्टिंक्टिवली मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी थी। पूरा सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी कपल का सीक्रेट रिलेशनशिप पकड़ा गया हो। ये देखते ही मेरे कान गर्म हो गए। दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, तीसरी दीदी इसी वीडियो से ट्रिगर हुई हैं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सर अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। पहले से ही चेन यू की वजह से उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल एंकर जैसा है। जैसे ही उससे मिलता जुलता कोई सीन सामने आता है उनकी इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल से बाहर चली जाती। मतलब साफ था, चेन जियांग पागल नहीं हुई थी। उसे बस किसी चीज ने ट्रिगर कर दिया था। साइकोलॉजिस्ट ने मुझे चेन जियांग का फोन भी दिया। यही फोन उसने थोड़ी देर पहले उन्हें दिया था। उसके चैट बॉक्स में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। हर मैसेज का मतलब एक ही था कि मैं नकली हूं, कि मैं असली शाओफान नहीं हूं। बार बार आने वाले उन मैसेजेस ने वैसे ही अनस्टेबल चेन जियांग की पूरी मेंटल स्टेट तोड़कर रख दी थी। आखिर ये सब कौन कर रहा था? तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। चेन जियांग की लाल आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसकी गर्दन की नसें साफ उभर आई थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मेरी तरफ झपट पड़ी। उसने दोनों हाथों से मेरा गला कसकर पकड़ लिया। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं सीधा दीवार से जा टकराया। मैं दीवार से चिपक गया। मेरे सुन्न पड़े हाथ उसकी बाहों पर बहुत कमजोर वार कर रहे थे। मेरे गले से टूटी हुई आवाज निकली, तीसरी दीदी मैं हूं, मैं ही हूं। चेन जिंग और साइकोलॉजिस्ट दोनों दौड़ कर आए। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर चेन जियांग को मुझसे अलग किया। मैं जोर जोर से खांसने लगा, फिर वहीं जमीन पर बैठ गया और हांफते हुए सांस लेने लगा। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। मैं सामने खड़ी पागलों जैसी चेन जियांग को अविश्वास से देखता रह गया। नहीं, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। चेन जिंग तीसरी दीदी को वापस कमरे में ले गई, फिर जल्दी से बाहर आई। शाओफान, तुम ठीक तो हो? मैंने अपनी सांसें संभाली, हल्का सा खांस कर बोला, मैं ठीक हूं। लेकिन गले पर उसकी उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हल्का सा छूने पर भी तेज दर्द हो रहा था। मैंने पूछा, दूसरी दीदी? क्या तीसरी दीदी हमेशा ऐसी ही रहती हैं? चेन जिंग ने सिर हिलाया, दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर बोली, नहीं, सिर्फ तुम्हारा जिक्र आते ही वो ऐसी हो जाती है। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। बिना हिचकिचाए सीधा चेन जियांग के कमरे की तरफ चल पड़ा। चेन जिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा। जिसने घंटी बांधी है वही उसे खोलेगा। दूसरी दीदी, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और बचपन की तरह हल्के से 2 बार थपथपा दिया। ये दोनों भाई बहन का पुराना सीक्रेट सिग्नल था। हाथ थपथपाने का मतलब था, मैं बिना किसी शर्त के तुम पर भरोसा करता हूँ। चेन जिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, गले में कसाव सा महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। साइकोलॉजिस्ट बोले, सर अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर आपको बचपन की कोई याद हो जो आप दोनों से जुड़ी हो तो कृपया तीसरी दीदी को सुनाइए। सेफ्टी के लिए पहले ये मास्क पहन लीजिए। उन्होंने मुझे एक मास्क दिया। मैंने मास्क पहन लिया, फिर चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। चेन जियांग अकेले सोफा पर बैठी थी। अभी दी गई दवा ने उसे थोड़ा शांत तो कर दिया था, लेकिन उसका शरीर अब भी डर और बेचैनी से कांप रहा था। आंखें बंद थी, फिर भी पूरा शरीर लगातार थरथरा रहा था। उसके होंठों से धीमी धीमी बड़बड़ाहट निकल रही थी।
तभी मेरे हाथ की हल्की सी गर्माहट उसकी ठंडी हथेली पर आकर ठहर गई। चेन जियांग धीरे धीरे सिर उठाकर देखने लगी। उसकी नजर सामने खड़े उस लड़के की सच्ची आंखों पर जाकर टिक गई। मैंने धीरे से कहा, तीसरी दीदी, आपने कहा था कि आप मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा गेम बनाओगे और उस गेम की पहली प्लेयर मैं ही बनूंगी। छोटे भाई, वो जानी पहचानी आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज उठी, जो आवाज 10 साल पहले हमेशा के लिए खो गई थी, आज फिर वापस सुनाई। चेन जियांग की इमोशंस बेकाबू हो गई। पापा को सबसे ज्यादा नफरत थी कि मैं गेम्स खेलूं, लेकिन मुझे फिर भी गेम्स बहुत पसंद थे। तुम्हें वो कंप्यूटर याद है जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था? मैंने कहा था ना, उसे मैं हमेशा संभाल कर रखूं। मेरी शांत आवाज सूखी जमीन पर बरसती बारिश की तरह चेन जियांग के सूखे दिल को धीरे धीरे सुकून देने लगी। उसकी हालत धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। मैंने धीरे से अपना मास्क उतार दी। तीसरी दीदी, आपका श्याओ फान वापस आ गया है। चेन जियांग धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को सहलाया। जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना या इल्यूजन नहीं है, तो उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। ये सपना नहीं है, श्याओ फान सच में वापस आ गया है। ये देखकर कि चेन जियांग की इमोशंस आखिरकार शांत हो गई थी, चेन जिंग और साइकोलॉजिस्ट दोनों ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद मेरे समझाने पर चेन जियांग ने उन मैसेजेस की पूरी बात बता दी। वो सारे मैसेजेस चेन यू ने भेजे थे। चेन जियांग की आंखें पूरी तरह दृढ़ थी। चेन जिंग उसकी नॉर्मल हालत को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि तीसरी दीदी झूठ नहीं बोल रही। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली। फिर से चेन यू। मैं अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक मैसेज आया और मेरी सोच टूट गई। मिस्टर चेन फान, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? मैं चेन यू हूँ। वो खुद ही मुझसे मिलने के लिए आगे आ गया। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए उसे एड्रेस भेज दिया। आधे घंटे बाद हम दोनों एक कॉफी शॉप में मिले। मिस्टर चेन, ये हमारी दूसरी मुलाकात है ना? चेन यू ने ऊपर से नीचे तक मुझे घूर कर देखा। उसके होंठों पर एक उकसाने वाली हल्की मुस्कान थी। वो बिल्कुल मालिक जैसी एटीट्यूड दिखा रहा था। मैंने सामने रखे कॉफी कप पर एक नजर डाली, फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मुझसे क्या काम है? चेन यू ने कॉफी का एक घूंट लिया, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर चेन, मैं जानता हूं कि आपके गायब होने और वापस आने की वजह से सबका ध्यान आपकी तरफ है, लेकिन आपने फिल्म क्रू का पूरा माहौल खराब कर दी। क्या ये थोड़ी बदतमीजी नहीं है? उसने आंखें सिकोड़ ली। होठों पर तिरछी मुस्कान थी। मैंने भौं उठाई। वैसे फिल्म क्रू की शूटिंग रुक गई क्या? अगर मुझे सही याद है तो अभी शूटिंग का टाइम होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से बाहर निकल आए। प्रोग्रेस पर असर पड़ने का डर नहीं लगा? मेरी बात सुनते ही चेन्यू एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। मैंने फिर शांत आवाज में कहा, मैं सेट पर सिर्फ अपने छोटे घोड़े को देखने गया था। मेरी बात का लहजा बदलते ही चेन्यू ने ठंडी सांस खींच ली। मेरा घोड़ा बीमार हो गया था। सिक्योरिटी कैमरा में साफ दिखा कि किसी ने जानबूझकर उसके खाने में जहर मिलाया, और वो इंसान लगता है आपका कोई जानने वाला है मिस्टर यू। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दी। मैंने वो एक्सप्रेशन तुरंत पकड़ लिया। चेन यू बोला, मिस्टर चेन, बिना सबूत के ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि बेकार की बातें मत कीजिए। लगता था वो मरते दम तक भी अपनी गलती नहीं मानेगा, लेकिन अभी जो खबर सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट आई थी, उसी ने साबित कर दिया कि इस मामले से उसका रिश्ता जरूर है। उसी वक्त जो कॉफी शॉप अभी तक शांत थी, अचानक शोर से भर गई। अरे, वो वही यंग रेसर है। हाँ, वही है। मैं पहले उसकी रेस लाइव देखने गया था। वो बहुत कूल है। इतनी छोटी सी लड़की, लेकिन रेस ट्रैक पर उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैंने भी उसकी रेस देखी थी। चेन सोंग, ये नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने फौरन फोन निकाला। न्यूज फ्लैश सामने आ गई। रेसर चेन सोंग रेस के दौरान भीषण एक्सीडेंट का शिकार हुई। स्क्रीन पर चमकते लाल हेडलाइन को देखते ही मेरी आंखें गहरी हो गईं। अब मुझे सामने बैठे चेन्यू से कोई मतलब नहीं। मैं बिना पीछे देखे कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल में चेन जिंग के चेहरे पर गहरी थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो चुका था। वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं भागते हुए उसके पास पहुंचा। चौथी दीदी कैसी हैं? चेन जिंग ने लंबी सांस ली, कमजोर हाथ हिलाते हुए बोली, उन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए हैं, लेकिन शायद जान नहीं जाएगी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुल गया। नर्सेस चेन सोंग को बाहर लेकर आई। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। श्याओ फान। चेन सोंग जोर से मुस्कुराई। उसका प्लास्टर चढ़ा हुआ हाथ हिल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में तुम हो? मुझे लगा दूसरी दीदी मुझे बेवकूफ बना रही हैं। मेरी आंखों के कोने अब भी आंसुओं से भीगे हुए थे, लेकिन उसे इतनी बेफिक्र हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हल्के से उसके बिस्तर पर थपकी दी। क्या तुम फिर से ऐसे डेंजरस खेल खेलोगी? अगर सच में मर जाती तो थोड़ी देर में तुम्हारी कार मैं जब्त कर लूंगा। कार ही नहीं होगी तो देखता हूँ फिर कैसे रेस करोगी। मेरी आंखों में गुस्से के साथ साथ उसकी फिक्र भी साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी छोटे से जानवर को किसी ने छेड़ दिया हो। चेन सोंग फिर से मासूमियत से मुस्कुरा दी। उसने हाथ उठाकर अपने छोटे भाई के आंसू पोंछे
और प्यार भरी नजरों से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। आज से मैं रेस नहीं करूंगी। मैं सच में रेसिंग वर्ल्ड से रिटायर हो रही। मैंने हाथ से अपने आंसू पोंछे और वापस पूछा, सच? चेन सोंग सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन पूरे शरीर पर चढ़े प्लास्टर की वजह से हिल नहीं पाई। आखिर उसने बस अपनी एकमात्र हिलने वाली उंगली ऊपर उठा दी, जैसे कसम खा रही हो। थोड़ी देर में मैं अनाउंसमेंट पोस्ट कर दूं। उसे फिर हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तभी चेन जिंग ने राहत की सांस ली। उसी समय चेन हुआंग का हालचाल पूछने वाला फोन आया। चौथी दीदी कैसी हैं? चेन जिंग ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी चेन सोंग की तरफ देखा। वो अब भी बेवकूफों की तरह हंस रही थी। थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसने जवाब दिया, अभी मरी नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से फिर सवाल आया, तीसरी दीदी की हालत कंट्रोल में आ गई? उसका पूछने का तरीका ऐसा था जैसे बस रोज की फॉर्मल ड्यूटी पूरी कर रहा हो। चेन जिंग थोड़ा चिढ़ गई। कोई नहीं मरा है, इतना कहकर उसने सीधा फोन काट दिया। उस पल उसे शायद पहली बार हाउसवाइफ्स की मुश्किलें समझ आईं। चेन फान बिल्कुल उस पति जैसा था जो कभी घर पर नहीं रहता और पीछे पूरा बिखरा हुआ घर छोड़ जाता है। एक छोटी बहन पागल हो चुकी थी, दूसरी अपनी जान दांव पर लगाती फिर रही थी। ये घर सच में बहुत मुश्किल था। चेन जिंग ने वार्ड का दरवाजा खोला। उसने देखा कि हॉस्पिटल बेड के सामने पहले से ही फोन स्टैंड लगा हुआ था। चेन सोंग फोन की तरफ देखकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। हेलो दोस्तों, मुझे अफसोस है कि आज मुझे आप सबसे इस तरह बात करनी पड़ रही है। मुझे यकीन है आप सबने न्यूज देख ली होगी। इस बार मेरा एक्सीडेंट सच में बहुत सीरियस था, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए। फिलहाल मैं अभी मरी नहीं हूँ, लेकिन इस हादसे के बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मेरी अभी की फिजिकल कंडीशन कंपटीशन के लायक नहीं है, इसलिए मैंने फिलहाल रेसिंग से रिटायर होने का फैसला किया है। ये सुनते ही चेन जिंग की आंखें हैरानी से फैल गईं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर इस घर में कोई तो नॉर्मल हुआ। चेन सोंग आगे बोली, हाँ आपने सही सुना, ये सिर्फ टेम्परेरी रिटायरमेंट है। आगे के प्लान्स अभी भी खुले हुए हैं। आप सबकी चिंता और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। वीडियो रिकॉर्ड होते ही चेन जिंग पास आकर बैठ गई। केयरटेकर द्वारा काटे गए फल का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए ताना मारकर बोली, सच में रिटायर हो रही हो या फिर श्याओ फान को बेवकूफ बना रही हो? चेन सोंग अपनी बची हुई चलने वाली उंगलियों से वीडियो अपलोड कर रही थी। उसने चिढ़कर चेन जिंग की तरफ तिरछी नजर से देखा। दूसरी दीदी, इस वक्त ताना मारना जरूरी है क्या? बचपन से लेकर आज तक मैंने श्याओ फान से जो भी वादा किया है, क्या कभी पूरा नहीं किया? अगर मैंने कहा है कि रिटायर हो रही हूँ तो मैं जरूर रिटायर हो जाऊंगी। चेन सोंग ने चेन जिंग को घूरा, फिर होंठ फुला लिए। वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही मिनटों में वो ट्रेंडिंग सर्च पर चढ़ गई। पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। क्या वो सच में रिटायर हो गई? अरे उसके पास तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने का पूरा चांस था। इतनी आसानी से रिटायर कैसे हो सकती है? यार कितना अफसोस है। मैंने अभी अभी उसे फॉलो करना शुरू किया था और उसने रिटायर ही कर ली। कोई मेरी फीलिंग्स के बारे में भी सोचेगा। चेन सोंग ने फोन बंद कर दिया। इंटरनेट पर चल रही किसी भी बहस की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसी समय श्याओ फान कमरे में आया। अब ठीक है। चौथी दीदी का अपलोड किया हुआ वीडियो देखकर उसने आखिर राहत की सांस ली और सिर हिला दिया। चेन सोंग की नजर अपने छोटे भाई पर टिक गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बगल में खड़ी चेन जिंग की तरफ देखा। अरे इतने साल बीत गए, लेकिन श्याओ फान तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। जरा दूसरी दीदी के चेहरे की रिंकल्स देखो, उनमें तो छोटी मछली भी फंस जाए। चेन सोंग का मुंह हमेशा से सबसे जहरीला था। अब तो उसका पूरा शरीर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। सिर्फ मुंह और एक उंगली ही चल रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। चेन जिंग उससे बहस ही नहीं कर पाई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, श्याओ फान इन 10 सालों में तुम कहाँ थे? तुम एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हम सब तुम्हारी बहुत चिंता करते रहे। आखिरकार ये सवाल सामने आ ही गया, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कहां से शुरू करूं। कार एक्सीडेंट और उसके बाद सीधे 10 साल बाद की दुनिया में आ जाना। अगर मैं ये सच बोल देता तो शायद चेन जिंग मुझे सीधे साइकोलॉजिस्ट के पास भर्ती करवा देती। मैंने बस टालते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी, बाद में आराम से सब बताऊंगा। मैंने बस यूं ही बात घुमा दी। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। चेन सोंग ने हल्की सी जीभ चटकाई, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ वाला उससे भी ज्यादा बेसब्र था। आखिर तुम क्या खेल खेल रही हो? मैंने अगले इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए कराया था ताकि इस बार तुमसे मुकाबला कर सकूं, और अब तुम कह रही हो कि तुम रिटायर हो गई। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? चेन सोंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे रिटायर होने से तुम्हारा ही तो फायदा है। तुम जैसी हमेशा सेकंड आने वाली प्लेयर अब जाकर फर्स्ट बन पाएगी। तब आखिर तुम्हारा नाम सुनलिंग स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देगा। क्या यही तो तुम्हारा सपना नहीं था? उसकी आवाज में जरा भी परवाह नहीं, बल्कि हल्की सी तंज भरी मुस्कान साफ सुनाई दे रही। सुनलिंग दुनिया भर में मशहूर वो रेसर जो हमेशा सेकंड आती थी। जब भी किसी टूर्नामेंट में चेन सोंग होती, वो सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह जाती। अफसोस की बात ये थी, चेन सोंग हर कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, इसलिए सुनलिंग आज तक एक भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। जल्दी वो वीडियो डिलीट करो, मुझे अभी भी तुमसे मुकाबला करना है। सुनलिंग ने किसी की परवाह किए बिना ठंडे लहजे में आदेश दिया, लेकिन चेन सोंग की नजर श्याओ फान पर टिक गई। मैंने कहा ना, रिटायर मतलब रिटायर। अब मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं। मेरा छोटा भाई वापस आ गया है, अब मैं अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। इतना कहकर चेन सोंग ने सीधा फोन काट दिया। दूसरी तरफ सिर्फ सुनलिंग अकेली गुस्से से पागल हो रही थी। हेलो हेलो, उसने
दोबारा कॉल की, लेकिन इस बार फोन पहले ही स्विच ऑफ हो चुका था। सुनलिंग ने गुस्से में फोन कसकर पकड़ लिया, एक गाली बड़बड़ाई। उसके पास खड़ी टीममेट्स कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, बस एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आखिर चेनसोंग का छोटा भाई कौन है जो एक रेसिंग फैनेटिक को भी रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दे? सुनलिंग ने अपने विचार समेटे, फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली। उसी समय किसी ने सर्च करके जानकारी निकाल ली। उसने तुरंत फोन उसके हाथ में दे दिया। चेन फान, लियू रुयन का एक्स फियांसे, जो उस चालाक और बेहद खतरनाक औरत लियू रुयन का मंगेतर रह चुका था और जिसने रेसिंग जीनियस चेनसोंग तक को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। ये सब देखकर सुनलिंग की दिलचस्पी अब चेन फान में बढ़ गई। हॉस्पिटल में, चौथी दीदी, कुछ दिन आप यहीं आराम कीजिए, रेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मैं रोज आकर खुद आपको चेक करूंगा। मेरी आंखों में साफ वार्निंग थी, लेकिन चेनसोंग को यह सब सुनकर मजा आ रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं तो यही चाहती थी। तभी चेन जियांग ने अपना माथा दबाया, फिर कमर से अपनी कार की चाबी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। ये मेरी कार है, फिलहाल तुम ही इसे चलाओ और इन दिनों आराम से अपनी पसंद की कोई कार चुन लेना, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। मैंने हाथ में पड़ी मेरोन की चाबी देखी, हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो फिर यही मेरोन ठीक है। चेन जियांग बेबस होकर मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था तुम्हें यही पसंद आएगी। ठीक है, ये कार अब तुम्हारी हुई। पूरा दोपहर हॉस्पिटल में बिताने के बाद मैं वापस घर जाने के लिए निकल पड़ा। शायद बहुत समय बाद कार चला रहा था। मैंने गलती से एक्सेलरेटर ज्यादा दबा दिया। अचानक पीछे की तरफ धक्का लगने जैसा एहसास हुआ। मैं संभल भी नहीं पाया और सामने खड़ी दूसरी कार के पीछे जाकर टक्कर मार दी। अरे, तुम्हें कार चलानी आती भी है या नहीं? पार्किंग बेसमेंट में अचानक एक औरत की तेज आवाज गूंज उठी। सामने वाली कार से एक महिला नीचे उतरी। मैंने बेबसी से अपना सिर थपथपाया। आदतन फोन उठाकर दूसरी दीदी को कॉल करने लगा, लेकिन नंबर ढूंढने से पहले ही खिड़की पर जोर जोर से नॉक होने लगी। आवाज तेज और बेचैन थी। बाहर खड़ी महिला ने अपना सनग्लासेस उतारा। उसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मेरा फोन हाथ से फिसलकर सीट के नीचे चला गया और गलती से किसी नंबर पर कॉल लग गया। महिला गुस्से में बोली, मेरी कार का ये हाल कर दिया। ये तो मैं अभी अभी लेकर आई थी, अब बताओ इसकी कॉम्पेंसेशन कैसे दोगे? वो एक हाथ कार की छत पर टिकाकर थोड़ा झुक गई और ध्यान से मुझे देखने लगी। ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सुनलिंग ने फोन निकालकर चेन फान की फोटो सर्च की। स्क्रीन पर फोटो साफ दिखाई दी। वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे आदमी जैसी थी। 10 साल बीत गए, फिर भी इसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। ये कैसे पॉसिबल है? उल्टा जवान हो गया क्या? मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, सारा कॉम्पेंसेशन मैं दूंगा। इंश्योरेंस के हिसाब से जो होगा वही कर लेते हैं। सुनलिंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन इस वक्त उसके पास रुकने का भी टाइम नहीं था। मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। इतना कहकर वो बिना झिझक मेरी पैसेंजर सीट की तरफ देखने लगी। मैंने भी बिना सोचे कहा, आप टैक्सी पकड़ लीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये कहकर मैं सीट के नीचे गिरे फोन को उठाने के लिए झुक गया। जैसे ही फोन हाथ में आया, स्क्रीन अब भी जल रही थी। उस पर 3 शब्द साफ लिखे थे, लियू रुयन। एक पल के लिए मेरी सांस जैसे रुक गई। स्क्रीन पर कॉल ड्यूरेशन लगातार बढ़ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, अभी अभी मैंने गलती से लियू रुयन को कॉल लगा दिया था। कुछ ही देर बाद तेज ब्रेक की आवाज ने पूरे पार्किंग बेसमेंट की खामोशी तोड़ दी। एक लंबी लग्जरी सेडान आकर थोड़ी दूर रुकी। कार का दरवाजा खुला। उसमें से उतरती लियू रुयन का दबदबे वाला ऑरा इतना जबरदस्त था कि सुनलिंग भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। पीछे खड़ा असिस्टेंट आगे आया। वो सुनलिंग के पास खड़ा होकर बोला, मैडम, एक्सीडेंट का मामला मुझे संभालने दीजिए। आपकी जो भी डिमांड हो आप मुझसे कह सकती हैं। लियू रुयन थोड़ा झुक गई। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से मेरी कार की विंडो पर हल्के हल्के नोक किया। उसकी आवाज में हल्की डांट थी, लेकिन उसी में छिपा हुआ प्यार भी था। फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। उसके पतले होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नीचे उतरो। ना जाने क्यों लियू रुयन को देखते ही मुझे राहत महसूस हुई। वो आदत के मुताबिक मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैं अभी तक पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि लियू रुयन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कार में ले गई। अभी वाली औरत को तुम जानते हो। लियू रुयन की धीमी आवाज ने दोनों के बीच की ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ दी। मैंने लगातार सिर हिलाया। नहीं जानता। ये सुनते ही लियू रुयन की नजरें ठंडी हो गईं। अभी थोड़ी देर पहले उसने सुनलिन के फोन की स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख लिया था। लग रहा था इस औरत का कोई और ही इरादा था। कुछ ही देर बाद कार रुक गई। मैंने जल्दी से सीट बेल्ट खोली। थैंक यू दीदी। मैंने कार का दरवाजा खोला और जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। मेरी हरकतें इतनी तेज थीं कि मैं एक पल भी नहीं रुका। मुझे जाते हुए देखकर लियू रुयन ने हल्के से अपनी नजरें झुका ली। उसकी नजर उस हाथ पर जाकर रुकी जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले मेरी कलाई पकड़ी थी, जैसे उस पर अभी भी मेरी गर्माहट बाकी हो। उसी वक्त असिस्टेंट का फोन आया। प्रेसिडेंट लियू, मिस्टर चैन से जिसकी एक्सीडेंट हुई थी उसका नाम सुनलिन है। वो एक प्रोफेशनल रेसर है। जिस पल लियू रुयन ने सुनलिन के फोन की स्क्रीन देखी थी, उसी पल असिस्टेंट को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। एक्सीडेंट हैंडल करने के बाद उसने तुरंत सुनलिन की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। समझ गई ना क्या करना है? लियू रुयन ने ठंडी नजरों से कहा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। आप बेफिक्र रहिए। 10 साल पहले
उसके पास ऐसी मजबूरी थी जो वो किसी से कह नहीं सकती थी और उसी वजह से उसने उसे खो दिया। लेकिन इस बार वो उसे दोबारा कभी अपने हाथों से जाने नहीं देगी। अगले दिन फाइनल रेस अचानक बिना किसी वजह के कैंसिल होने की खबर सीधे ट्रेंडिंग सर्च में नंबर 1 पर पहुंच गई। सुनलिन पहले से ही वेन्यू पर पूरी तैयारी करके खड़ी थी। जैसे ही उसने ये खबर देखी वो पूरी तरह वहीं जम गई। कुछ देर बाद उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? उसने हेलमेट उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। चेन सोंग एक्सीडेंट की वजह से फाइनल रेस मिस कर चुकी थी। असल में चैंपियनशिप तो अब सुनलिन के हाथ में आने वाली थी, लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार के रिजल्ट्स भी ओवरऑल रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे। मतलब सुनलिन की अब तक की सारी मेहनत पानी में चली गई। उसे कंसोलेशन प्राइज तक नहीं मिला। आखिर हुआ क्या है? बिना वजह टूर्नामेंट क्यों कैंसिल कर दिया? कम से कम मुझे एक रीजन तो दो। गुस्से में सुनलिन सीधा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑफिस पहुंच गई। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ पटका। कमेटी के सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर कंपटीशन डायरेक्टर आगे बढ़ा। उसने सुनलिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। टीचर सुन, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। तो बताओ आखिर दिक्कत क्या है? फंड्स कम है, मैं पैसे दे देती हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मुझे रेस में हिस्सा लेने दो। सुनलिन गुस्से में अपना कंट्रोल खो चुकी थी। उसने डायरेक्टर का हाथ झटक दिया। डायरेक्टर बेबसी से बोला, टीचर सुन, ये सच में हमारा फैसला नहीं है। ये प्रेसिडेंट लियू का ऑर्डर है। हम चाहकर भी इसे मना नहीं कर सकते। डायरेक्टर ने बेबस होकर हाथ फैला दिए। सुनलिन ने दांत भींच लिए। उसके बगल में लटका हाथ मुट्ठी बन चुका था। बहुत अच्छा लियू रुयान, सिर्फ कल रात की बात की वजह से तुमने जानबूझकर मुझे टारगेट किया। सुनलिन ने कड़वाहट से दांत भींचे और मुड़कर वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर कमेटी के लोग भी बेबस होकर आह भरने लगे। हाय, सारी मेहनत बेकार चली गई। एक आदमी बोला, यार ये सुनलिन आखिर प्रेसिडेंट लियू से ऐसा क्या कर बैठी? प्रेसिडेंट लियू ने तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पूरा टूर्नामेंट ही कैंसिल करवा दिया। डायरेक्टर ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। फालतू बातें मत करो। सुनलिन कार में बैठी। उसने एक्सेलरेटर जोर से दबा दिया। इंजन जोर से गरजा और कार सीधी लियू ग्रुप की बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ी। लियू रुयान, तुम सच में बहुत नीच औरत हो। उसने दांत भींच ली। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ गईं। कुछ देर बाद वो लियू ग्रुप पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसका रास्ता रोक लिया। सॉरी मैडम, अपॉइंटमेंट के बिना आप प्रेसिडेंट लियू से नहीं मिल सकती। सुनलिन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने उंगली उठाकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा किया। अभी मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करो। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ देर टाइप किया, फिर सिर झुकाकर बोली, जरूर मिस सुन, आपकी अपॉइंटमेंट 8 महीने बाद की लगी। 8 महीने बाद आइए, मैं खुद आपको प्रेसिडेंट लियू से मिलवाऊंगी। 8 महीने? किसे बेवकूफ बना रही हो? सुनलिन पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की आग फिर से भड़क उठी। लेकिन तभी उसकी नजर पेट्रोल कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स पर पड़ी। हर गार्ड लंबा चौड़ा और ताकतवर था। एक से लड़ना ही मुश्किल था। यहाँ तो 7-8 लोग खड़े थे। आज उसे एक कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। वो मुड़कर बाहर निकल गई। दिल का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और दांत भींचकर बड़बड़ाने लगी। वैसे भी ये चैंपियनशिप जीतती तो कोई खास इज्जत नहीं मिलती। अब तो सीधा चैंपियनशिप ही गायब कर दी। जितना सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। ये बेइज्जती मैं ऐसे नहीं सहूंगा। मुझे इसका सीधा जवाब देना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर लियू रुयान मुझे रेस नहीं करने देना चाहती तो मैं चेन सोंग को वापस रेस ट्रैक पर ले आऊंगी। चेन सोंग के फैंस की संख्या बहुत ज्यादा थी। सिर्फ उसका एक रेस में हिस्सा लेना उन ऑर्गेनाइजर्स को करोड़ों की इनकम दिला सकता था। यहाँ तक कि दसियों करोड़ की रेवेन्यू भी आ सकती थी। लियू रुयान एक बिजनेसमैन है। वो इतनी सी बात के लिए पैसों को छोड़ नहीं सकता। बस चेन सोंग को रेस में वापस ले आई तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन चेन सोंग अभी अपने छोटे भाई की वजह से रिटायरमेंट ले चुकी थी। उसे इतने कम समय में दोबारा रेस ट्रैक पर वापस लाना आसान नहीं। सुनलिन ने बिना जरा भी हिचकिचाए एक हाथ से गियर बदला और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग घुमा दिया। बस पहले चेन फान को हैंडल करना होगा। चेन फान को संभाल लिया, मतलब चेन सोंग भी अपने आप संभल जाएगी। इसके बाद उसने बिना रुके कई फोन कॉल्स किए। मेरे लिए चेन फान की लोकेशन और मूवमेंट्स का पता लगाओ। फोन के दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आई, सिस्टर लिन, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? सुनलिन ने भौं उठाई। मुझे पहले चैंपियनशिप जीतनी है। एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से निकल पड़ी, सीधे हॉस्पिटल की तरफ। चौथी दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का खाना खाना होगा। ये जंक फूड अब भूल जाइए। मैंने चेन सोंग के हाथ से स्नैक्स का पैकेट छीनकर सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। चेन सोंग की नजर उसी पैकेट पर अटक गई। आखिर में वो बेबस होकर मान गई। शियाओ फान, ठीक है मुझे पता है, लेकिन मेरा सच में बहुत मन कर रहा है। चौथी दीदी ने मासूम बनकर आंखें झपकाईं और बेचारे की तरह अपने छोटे भाई से मिन्नतें करने लगी। रेस ट्रैक पर जो लड़की कोल्ड ब्लडेड किलर कहलाती थी वही अपने छोटे भाई के सामने पूरी तरह क्यूट बन गई थी। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। मैंने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का बनाया हुआ खाना उसके सामने रख दिया। उस खाने को देखते ही समझ आ रहा था कि उसमें सिर्फ हेल्थी इंग्रेडिएंट्स हैं। उसे देखकर ही किसी की भी भूख मर जाए। हॉस्पिटल बेड धीरे धीरे ऊपर उठी। चाहे चेन सोंग कितना भी ना खाना चाहती,
आखिर उसे मानना ही पड़ा। छोड़ो, आखिर सामने शियाओ फान जो खड़ा है। तभी फोन की रिंगटोन बज उठी। हेलो दूसरी दीदी, क्या हुआ? चेन जिंग ने सीधे मुद्दे पर कहा। किसी ने फोन करके कहा है कि अपनी कार हटाओ। फोन के दूसरी तरफ फिल्म सेट का शोर सुनाई दे रहा था। बस एक बात कहकर चेन जिंग ने जल्दी से फोन काट दिया और दूसरी तरफ चली गई। कार हटानी है? मैंने मन ही मन सोचा। आज तो मैंने कार बिल्कुल सही पार्किंग में लगाई थी, फिर प्रॉब्लम कैसे हो गई? मैंने चेन सोंग की तरफ देखा। चौथी दीदी, आप पहले खाना खाइए, मैं अभी आता हूँ। हेलो। जैसे ही मैंने सामने खड़ी औरत को देखा, मैं वहीं रुक गया। वो फिर वहीं थी, सुनलिन। उसकी आंखों में भी हल्की सी हैरानी चमक गई, लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग सच में बहुत खराब थी। वो मुस्कुराकर बोली, क्या कोइंसिडेंस है मिस्टर, आपकी कार ने मेरी कार का रास्ता रोक रखा है, जरा अपनी कार हटा देंगे? एक बार कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन दूसरी बार यह जबरदस्ती लग रहा था। मैं आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, मैडम, पार्किंग लाइन देखकर लगता है आपकी कार ने ही मेरी कार का रास्ता रोका है। मैंने ठंडे लहजे में कहा। उस औरत से एक शब्द भी ज्यादा बोलने का मन नहीं था। सुनलिन ने हल्की खांसी की, फिर आगे बढ़कर देखने का नाटक किया। उसने ठुड्डी सहलाई और अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। कार के चारों तरफ घूमने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूर मुस्कान आ गई। सच में, आई एम रियली सॉरी। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन वो औरत ऐसे पीछे पड़ गई जैसे कोई गोंद चिपक गया हो। सच में सॉरी। ऐसा करते हैं, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ, इसे मेरी माफी समझ लीजिए, टाइम नहीं है। मैंने अपनी चाल और तेज कर दी। मैं बस जितनी जल्दी हो सके इस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता था। तभी पूरे पार्किंग बेसमेंट में इंजन की जोरदार आवाज गूंज उठी। मोड़ से 3 मोटरसाइकिल तेज हेडलाइट्स जलाते हुए बाहर निकली। हवा में पेट्रोल की तेज गंध फैल गई। मैंने तुरंत अपने मुंह और नाक पर हाथ रख लिया। मैं वहीं रुक गया, लेकिन वो लोग स्पीड कम करने की बजाय और तेज हो गए। तीनों बाइक सीधे हमारी तरफ आने लगी। सुनलिन फौरन दौड़ कर आई। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे जोर से अपनी तरफ खींच ली, लेकिन मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं कांपते हुए अपना हाथ उठाया। मेरी हथेली पहले ही खून से भीग चुकी थी। चलाना आता भी है या नहीं, सामने इंसान दिखाई नहीं देता। पागल लोग, अभी पुलिस बुलाकर तुम सबको अंदर करवाती हूँ। चोट बहुत गहरी है, चलो मैं आपको ड्रेसिंग करवाती हूँ, मैंने दर्द सहते हुए कहा। अगर तुम्हारी वजह न होती तो मुझे चोट भी नहीं लगती। इतना कहकर मैं उठकर चलने लगा, लेकिन मेरे घुटने से भी खून बह रहा था। दर्द सीधे दिल तक पहुंच रहा था। मैं लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। सुनलिन ने भौहें कसकर सिकोड़ ली। वो वहीं बेचैनी से गोल गोल घूमने लगी, सिर खुजलाते हुए बड़बड़ाई, ये स्क्रिप्ट तो मेरी सोची हुई स्क्रिप्ट जैसी बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खुला। मैं लंगड़ाते हुए बाहर निकला। नर्स ने बैंडेज बांधते हुए कहा, ड्रेसिंग हो गई है, ध्यान रखिए, इस पर पानी मत लगने दीजिए। मैंने दांत भींचकर दर्द सहा और आखिर में सिर हिला दिया। अपनी ये हालत लेकर मैं चेन सॉन्ग के कमरे में नहीं जा सकता था, वरना वो मुझे देखकर फिर लंबा लेक्चर देगी। छोड़ो, पहले घर चलता हूँ। मैंने चौथी दीदी को फोन किया। चौथी दीदी, मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले जा रहा हूँ, आप आराम से आराम कीजिए। तभी एक औंडी आकर मेरे सामने रुकी। कार की विंडो धीरे धीरे नीचे हुई, फिर वही जाना पहचाना चेहरा सामने आया। सुनो, मुझे एक मौका दोगे? मैं अपनी गलती की भरपाई करना चाहती हूँ। सुनलिन थोड़ा झुककर मेरी तरफ देखने लगी। इस बार वो पहले से थोड़ी ज्यादा सिंसियर लग रही थी। मैंने फोन काट दिया। उस औरत से कोई बात करने का मन नहीं था। मैंने उसकी तरफ बिना देखे आगे चलना जारी रखा। टोनलाम फिर धीरे धीरे अपनी कार मेरी बराबरी में चलाने लगी। अरे ट्रान फार्म, उसकी बात सुनते ही मैं चौंक गया। उसे मेरा नाम कैसे पता? टोनलाम ने हल्का सा गला साफ किया और हाथ हिलाया। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी, मैं इस औरत के जाल में नहीं फंसा। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन ट्रान सोंग को जानती हूँ। इस बार टोनलाम ने सच बोला। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। ये बात भी सच थी। मैं आगे बढ़ा, उसकी कार का पैसेंजर डोर खोल दिया। पहले मुझे खाना खिलाओ, जगह मैं चुनूंगा। टोनलाम की आंखें चमक उठी। ऑफ कोर्स, हुआ टिंग रेस्टोरेंट, प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। मैंने भौं उठाई। वैसे मैडम, अपना परिचय नहीं देंगी? सीधे मुद्दे पर आ गए। टोनलाम बिना झिझक कुर्सी पर पीछे टिक गई और घमंड से सिर उठाया। अगर तुम ट्रांस सॉन्ग की रेस फॉलो करते हो तो मुझे जरूर जानते होगे। वो मुझे बड़ी सुपीरियोरिटी वाली नजर से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने बिना किसी लिहाज के साफ कह दिया, मैं नहीं जानता। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। उसने झेंपते हुए गला साफ किया और ठुड्डी खुजलाने लगी। खैर, मैं और तुम्हारी बहन राइवल्स हैं। इस बार मैं तुमसे एक मदद मांगने आई हूँ। वो सीधे मुद्दे पर आ गई। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से ट्रांस सॉन्ग ने रिटायरमेंट ले ली। क्या तुम उसे मना सकते हो? उसे फिर से रेस ट्रैक पर वापस आने के लिए कहो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और शांत आवाज में कहा, मिस टोन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी चौथी बहन घायल है। टोनलाम ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो अभी तुरंत रेस करे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ कि वो रिटायरमेंट मत ले। उसकी ये खोखली और बेहुदा मांग सुनकर मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया। ये काम मैं नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। रुको, टोनलाम भी घबराकर खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। घायल होने के बावजूद मेरे कदम बहुत तेज थे। टोनलाम दरवाजे पर खड़ी बेबस रह गई। उसने सिर खुजलाया और बड़बड़ाई, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। हेलो दीदी, कैसा रहा? दूसरी तरफ से उत्सुक आवाज आई। टोनलाम ने लापरवाही से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा,
कैसा बेकार प्लान दिया था तुमने? वो तो उठकर चला गया। अब यहाँ सिर्फ मैं बैठी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, ऐसा कैसे? पहले एक चांस इनकाउंटर बनाओ, फिर उसे खाने पर बुलाओ, धीरे धीरे बात बढ़ाओ। ये तरीका कभी फेल नहीं हुआ। आवाज में खुद पर पूरा भरोसा था। टोन लाम ने सिर झुकाकर सोचा, आंखों में हल्की शर्म झलक गई। कार हटाने वाला ड्रामा कोई चांस इनकाउंटर नहीं था। खाने पर बुलाना भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती लग रहा था। ऊपर से मैंने सीधे सामने बैठकर हमला बोल दिया। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही उल्टा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद अपनी ये बेकार थ्योरी मुझे मत बताना। लोगों का फ्यूचर खराब कर रही हो। इतना कहकर टोनलाम ने फोन काट दिया और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। बाहर जाने के लिए एक छोटा सा पुल पार करना पड़ता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पक्का कर लिया कि टोनलाम मेरा पीछा नहीं कर रही। तब जाकर मेरी चाल थोड़ी धीमी हुई। मैंने लंबी सांस छोड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसी समय हल्की हवा चली। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगी। तालाब का पानी भी लहराने लगा। मैं सिर झुकाए चल रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि सामने से एक औरत आ रही है, लेकिन वो हटने की बजाय वहीं खड़ी रही। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। धड़ाम, मैं सीधे उससे टकरा गया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन सीढ़ी से पैर फिसल गया। उस औरत ने बिना घबराए हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। मैं सीधा उसकी मुलायम बाहों में जा गिरा। उसी पल उसकी नजर मेरी हथेली पर बंधी पट्टी पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। ये चोट कैसे लगी? लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़कर देखना चाहा। मैंने तुरंत हाथ पीछे छिपा लिया और उसकी नजरों से बचने लगा। बस छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर बार जब मैं झूठ बोलता था, मेरा गला हल्का सा भर जाता था। इस बार भी आवाज थोड़ी भारी हो गई। लियू रुयान मुझे इतनी अच्छी तरह जानती थी कि ये बात उससे छिप ही नहीं सकती थी। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी पीठ के पीछे ले जाकर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गर्म उंगलियां मेरी कलाई कसकर पकड़ चुकी थी। उसने मेरा हाथ सामने खींच लिया। इतनी गंभीर चोट लगी है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? लियू रुयान ने भौहें कसकर सिकोड़ ली। उसकी दबाव भरी नजर देखकर मैं डर गया। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने हल्की सी सांस छोड़ी। जाकर पता करो, सिर्फ 2 शब्द। लेकिन पीछे खड़ा सेक्रेटरी तुरंत सतर्क हो गया। सिर झुकाकर बोला, जी मैडम। यही था लियू रुयान का अंदाज। मैं अच्छी तरह जानता था कि जिस बात का सच वो जानना चाहती है, उसे किसी भी कीमत पर पता करके ही रहेगी। अगर उसने ऐसे ही जांच पड़ताल शुरू कर दी और मेरी बहनों को सब पता चल गया तो मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ना। मैंने जल्दी से बात काटी, बेबस होकर उसकी तरफ देखा। बस पार्किंग बेसमेंट में गलती से थोड़ा सा गिर गया था। बस हल्की सी स्क्रैच, कुछ भी सीरियस नहीं। लियू रुयान की आंखें धीरे धीरे और गहरी हो गईं। उसने दूर मौजूद फ्लोर टू सीलिंग ग्लास की तरफ एक नजर डाली। जैसे ही उसकी नजर उस जानी पहचानी शख्स पर पड़ी, उसकी आंखों में तूफान उमड़ पड़ा। सच में बहुत परेशानी है। उसकी साफ आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था और मेरा हाथ पकड़े उसकी पकड़ भी धीरे धीरे और कसती जा रही थी। मैंने भी उसकी नजर का पीछा किया। मेरी नजर शीशे के अंदर गई। वहां टोनलिन बड़े आराम से खाना खा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे अपनी किस्मत मान ली हो। सच में उसकी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता था। लियू रुयान ने नीचे देखा। उसकी नजर मेरे पैर के घाव पर टिक गई। उसकी लंबी पलकें झुक गईं और आंखों में जल रही आग छिप गई। तुम घायल हो गए हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कार में बैठने के बाद मैं थोड़ा अंदर की तरफ सरक गया। मैं सच में इस औरत के साथ जरा भी और कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। सगाई तोड़ने वाले दिन उसका ठंडा और बेरहम चेहरा फिर से मेरे दिमाग में घूम गया। तभी उसके बिना किसी गर्मजोशी वाले ठंडे स्वर की आवाज अचानक मेरे कानों के पास सुनाई दी, सीट बेल्ट बांध लो। मैं चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन गलती से हमारी नाकें आपस में छू गईं। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराई। मैं अनजाने में पीछे हट गया। उसने चुपचाप मेरी सीट बेल्ट बांध दी, फिर मुड़कर कार का दरवाजा बंद कर दी। दूर खड़ा सेक्रेटरी समझदारी से ड्राइवर को रोककर खड़ा रहा, जो आगे आने वाला था। इंजन स्टार्ट हुआ। लियू रुयान ने एक्सीलेटर दबाया। ये चोट टोनलिन की वजह से लगी है। मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है उसी की वजह से है। मेरी चुप्पी देखकर लियू रुयान सब समझ गई। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। सालों की समझदारी के कारण मैं भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी भारी होती आवाज का क्या मतलब है। मैंने तुरंत सावधानी से उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने वाली हो? लियू रुयान की गहरी आंखें अंधेरे जैसी थी। अभी तक होंठों पर जो हल्की मुस्कान थी वो भी गायब हो चुकी थी। तुम उसके लिए परेशान हो रही हो? उसकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने ठंडे लहजे में कहा। लियू रुयान, मुझे बस तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम हमेशा खुद को सही समझती हो और हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहती हो। गाड़ी तेज चलाओ, मुझे घर जाना है। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा और फिर सामने देखने लगा। सगाई टूट चुकी थी। अब हम सिर्फ अजनबी थे। अब उसके रवैये से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ घर जाना चाहता था। इस औरत के साथ एक ही जगह पर और नहीं रहना चाहता था। कार धीरे धीरे रुक गई। लियू रुयान जैसे ही नीचे उतरने लगी, मैंने उसे घूर कर वापस बैठा दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बहन तुम्हारी पिटाई कर दे तो कार से नीचे मत उतरना। मत
भूलो, ये मेरा घर है। मैंने उसे एक नजर देखा, फिर दरवाजा खोलकर उतर गया। मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए लियू रुयन की आंखों में कई तरह की भावनाएं उभर आईं। स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया। कॉल कनेक्ट होते ही उसकी भारी आवाज सुनाई दी, टोनलिन पर नजर रखना जारी रखो। सेक्रेटरी पहले ही समझ चुका था कि लियू रुयन का मूड खराब है। सुबह से ही वो टोनलिन पर नजर रखे हुए था। जैसे ही कोई खबर मिलती तुरंत चेयरमैन को रिपोर्ट करता, कल टोनलिन के निवेश वाला बार खुल रहा है। समझ गए ना क्या करना है। उसी समय ट्रान जिंग की कार ठीक पीछे आकर रुकी। वो नीचे उतरी और बस कार की पीछे जाती टेल लाइट ही देख पाई। लेकिन लियू रुयान की कार इतनी अलग थी कि उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। ये थकी हुई ट्रान जिंग की आंखों में तुरंत सतर्कता आ गई। उसने फौरन ऊपर मेरे कमरे की तरफ देखा। शाओ फाम। ट्रान जिंग की आवाज गरज की तरह गूंज उठी। वो दो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भागी। मैंने दरवाजा खोला। क्या हुआ दूसरी दीदी? मुझे सही सलामत देखकर ट्रान जिंग ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, अभी मुझे लगा जैसे लियू रुयान की कार दिखी। उसकी बात खत्म होते ही मैंने हल्की सी खांसी की और शर्माते हुए बात बदल दी। दीदी, शायद आपने ज्यादा काम कर लिया है, आपको गलत फहमी हुई होगी। पूरा दिन काम किया है, अब जाकर आराम करिए। इन दिनों लियू रुयान काफी शांत है, शायद काम में व्यस्त होगी, इसलिए श्याओ फार्म को परेशान करने का टाइम नहीं मिला। ट्रान जिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसकी नजर मेरी कलाई पर बंधी पट्टी पर टिक गई। मुझे पहले से पता था कि वो चिंता करेगी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, दीदी कुछ नहीं हुआ, बस चलते समय ध्यान नहीं रहा और हल्की सी चोट लग गई। आप चिंता मत करो, मैं रोज टाइम पर दवाई बदलूंगा। मुझे देखकर ट्रान जिंग के दिल का अपराध बोध फिर से जाग उठा। उसने सिर झुका लिया। उसकी थकी हुई आंखों की चमक कब की गायब हो चुकी थी। उसने आंखें मल लीं। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और उसकी बाह पकड़ ली। बस भी करो दूसरी दीदी, खुद को दोष मत दो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। काफी देर तक उसे समझाने के बाद आखिरकार ट्रान जिंग का मूड थोड़ा शांत हुआ। अपने कमरे में लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। खाली छत को घूरता रहा। मेरी आंखों के सामने की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होकर एक चेहरे में बदल गई। वो लियू रुयान थी। उसकी गहरी भूरी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी अथाह खाई में झांक रही हूँ। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर उस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की। अजीब है, उसी वक्त मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज आई और मेरा ध्यान वापस आ गया। ट्रांसोंग की चैंपियनशिप ट्रॉफी, अगर चाहिए तो कल रात 8 बजे प्राइम टाइम। मैसेज के साथ एक फोटो भी भेजी गई थी। तस्वीर में वही चैंपियनशिप ट्रॉफी थी जो ट्रांसोंग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर हासिल की। वो उसकी सबसे कीमती ट्रॉफी थी, लेकिन वो ट्रॉफी किसी और के हाथ में कैसे पहुंच गई? मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी मैकेनिकल फीमेल वॉइस सुनाई दी। सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। मैंने तुरंत चेन सॉन्ग का चैट खोला और उससे सब कुछ साफ साफ पूछने के लिए मैसेज टाइप करने लगा, लेकिन एक लाइन टाइप करने के बाद मेरी उंगलियां रुक गईं। नहीं, अगर चेन सॉन्ग को यह बात पता चल गई तो वो कभी भी चैन से अपनी चोट रिकवर नहीं करेगी। मेरी सारी बहनें पहले से ही अपनी अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। लगता था ये मामला सीधे मुझे टारगेट करके किया गया था। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि मैं खुद जाकर देखूं। गोल्डन आवर, मैंने इस जगह को सर्च किया। पता चला कि ये एक बार था जिसकी ओपनिंग होने वाली थी। कल रात ठीक 8 बजे ग्रैंड ओपनिंग थी, लेकिन अकेले बार जाना थोड़ा रिस्की था। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। मेरी नजर एक नाम पर आकर रुक गई। इस समय अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो शायद सिर्फ जीजा जी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल में मरीज से मिलने गया। मैंने ट्रॉफी वाली बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, बस मौका देखकर तुनलाम के बारे में पूछ लिया। तुनलाम हमेशा सेकंड प्लेस पर रहने वाला इंसान। चेन सोंग हल्का सा मुस्कुराई। वो सीधी बैठ गई और चम्मच पकड़कर बड़ी मुश्किल से खाना मुंह तक ले जाने लगी। उसे देखकर सच में थोड़ी हंसी आ रही थी। मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। मैं सिर्फ घायल हुई हूँ, कोई अपाहिज नहीं बनी, और अगर मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी तो मेरी मसल्स ही खत्म हो जाएंगी। मैं बेबस होकर वापस बैठ गया। चेन सोंग मुस्कुराई। वो सच में बेवकूफ है। उसके दिमाग में सिर्फ चैंपियनशिप जीतने की धुन सवार रहती है। जब मैंने रेसिंग छोड़ने का ऐलान किया था तो उसने मुझे कॉल करके खूब डांटा भी था। चेन सोंग बेबस होकर हंस पड़ी। उसके दिमाग में रेसिंग के अलावा कुछ नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपने गोल के पीछे कभी हार नहीं मानता। हाँ, लेकिन तुनलम वो थोड़ा बेवकूफ जरूर है। चेन सोंग बोलती जा रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी और सावधानी से पूछने लगी, क्या वो तुम्हें ढूंढने आया था? मैंने आराम से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो बेवकूफ कुछ भी कर सकता है। अगर वो तुम्हें ढूंढने आए तो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। मैंने दोबारा उसे समझा। दीदी, आप चिंता मत करो। अब मुझे चेन सोंग की उस चैंपियनशिप ट्रॉफी की अहमियत पूरी तरह समझ आ गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में सिर्फ तुनलाम ही शामिल लग रही थी, और चेन सोंग की नजर में वो बस थोड़ा बेवकूफ था, कोई बुरा इंसान नहीं। ऐसे में अगर मैं अकेला जाऊं तो सिचुएशन संभाल सकता हूं। रिस्क का अंदाजा लगाने के बाद मैं हॉस्पिटल से निकल गया। काफी समय हो गया था किसी एंटरटेनमेंट प्लेस पर गए हुए। आज रात गोल्डन आवर बार की ओपनिंग थी। चलो
उसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। रात हो चुकी थी। पीली रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा। पूरा शहर एक रहस्यमयी माहौल में डूब गया। पूरा दिन काम खत्म करने के बाद लियू रुयन ने अपने दर्द करते कनपटियों को हल्के से दबाया। उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी। क्या बात है? सेक्रेटरी की झिंझकती हुई आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। प्रेसिडेंट, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड बात हुई है। वो शायद गोल्डन आवर बार पहुंच गया है। ये सुनते ही लियू रुयन की आंखें अचानक खुल गईं। उसने बिना एक पल सोचे तुरंत अपनी चेयर छोड़ दी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, मानो किसी को जिंदा निगल जाएंगे। इंजन की जोरदार आवाज गूंज उठी। वैसे ही चहल पहल वाली नाइट लाइफ और भी ज्यादा शोरगुल से भर गई। कार बिजली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ी। लियू रुयन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। इस वक्त उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि अगले ही पल वो गोल्डन आवर बार के अंदर पहुंच जाए।